सुनैना के क्राइम सीन पर प्रिया ने लोकल पुलिस से कहा कि वो एविडेंस कलेक्ट करके फॉरेंसिक को भेजे। उसके बाद प्रिया अपने घर आ गई और प्रशांत अपने घर की तरफ। सारे दिन की भाग दौड़ के बाद शाम ढले थका हारा प्रशांत अंतिम संस्कार की अपनी दुकान पर पहुंचा। वो शटर खोलने ही वाला था कि एक आवाज आई, कहाँ थे तुम दिन भर? मुझे तो लगा कि तुमने आत्महत्या कर ली कहीं जाकर। बड़ा मुश्किल है तुम जैसे बच्चे पर नजर रखना। प्रशांत ने पलटकर देखा तो अपनी इलेक्ट्रिक कार से मुस्कुराते हुए उतरते प्यारेलाल चाचा बोले, चाचा यहाँ तक आने की भी क्या जरूरत थी और क्यों रखनी है आपको मुझ पर नजर? दुकान का शटर खोलते हुए प्रशांत बोला। उसने देखा कि प्यारेलाल की कार की पिछली सीट पर नकाब पहने कोई औरत बैठी थी। अंदर आइए, चाय पिलाता हूं आपको, प्रशांत ने अंदर जाते हुए कहा। प्यारेलाल और उसके साथ आई औरत अंदर आए। प्रशांत ने दुकान की लाइट जलाई। प्रशांत का ये बुढ़ापे वाला रूप देखकर प्यारेलाल थोड़ा चौंक कर बोले, हे महादेव, ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? वैसे मुझे प्रिया ने सब बता दिया था, अब किसने किया ये तुम्हारे साथ? मुझे नहीं पता वो कौन थी, उसका चेहरा याद है लेकिन अता पता नहीं मालूम। बिजली वाली केतली पर चाय बनाते हुए प्रशांत ने कहा। प्रशांत ने उन दोनों को चाय देते हुए अंकल के साथ आई हुई नकाब पोश महिला को देखा। चेहरा तो साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी सुंदर आंखें और काले घने बाल और गोरा रंग उसकी सुंदरता बयां कर रहा था। चाय के लिए धन्यवाद प्रशांत। अरे हाँ, इससे तुम्हें मिलाना तो मैं भूल ही गया। ये है मेरी बेटी मेनका, अमेरिका में पढ़ती है। अभी ग्रेजुएशन पूरी करके एक बड़ी कंपनी के साथ काम कर रही है। प्यारेलाल अंकल ने बड़े गर्व से बताया। प्रशांत ने मुस्कुराकर कहा, हेलो मेनका, आई एम प्रशांत। तुम्हें अपना परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है प्रशांत, मैंने इसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। मैंने इसे ये भी बताया कि आजकल तुम्हें कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, तुम उससे खुलकर बात कर सकते हो। इसने साइकोलॉजी पढ़ी है अमेरिका में, प्यारेलाल चाचा ने कहा। प्रशांत ने चिढ़कर कहा, मुझे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, मैं मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक हूं। आप अपनी सेहत का ख्याल कीजिए प्यारेलाल चाचा। तुमने सही कहा था मेनका, मानसिक रोग से जो लोग परेशान होते हैं वो कभी नहीं मानते कि उन्हें कोई मानसिक तकलीफ है। ठीक वैसे ही जैसे एक शराबी नशे में धुत होने के बाद भी कभी नहीं मानता कि उसने शराब पी है। प्यारेलाल हंसकर बोले, इस तरह के लॉजिक देकर आप मुझे मानसिक रोगी बना ही देंगे। मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया, और आपको मुझ पर नजर रखने के लिए इंतजार करना पड़ा, इसके लिए सॉरी। प्रशांत ने हंसकर कहा, खाली सॉरी से काम नहीं चलेगा। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, हाँ, कुछ खाया पिया भी नहीं है, भूख लगी है, कुछ मेहमान नवाजी करो। अपने बाप और दादाजी से कुछ नहीं सीखा तुमने, वो होते तो। प्यारेलाल की बात खत्म होने से पहले ही प्रशांत ने बीच में टोका, बस बस समझ गया, मैं अभी आपके लिए आपका मनपसंद खाना और विस्की ऑर्डर करता हूं। मैं अपने कपड़े बदल कर आता हूं, ओके? ये कहते हुए वो मुस्कुराता हुआ ऊपर चला गया। फोन पर खाना और विस्की ऑर्डर करके कपड़े बदलते हुए प्रशांत ने सोचा, ये प्यारेलाल चाचा भी कमाल है, अपनी बेटी को मेरा परिचय दिया है, वो भी एक मानसिक रोगी बनाकर। रेडी होकर वो जैसे ही नीचे दुकान पर गया, तब तक ऑर्डर किया हुआ खाना आ चुका था, जिसे मेनका टेबल पर लगा रही थी। प्रशांत के नीचे आते ही प्यारेलाल चाचा खाने पर टूट पड़े और विस्की का मजा लेते रहे, लेकिन मेनका ने खाना तो दूर पानी तक नहीं पिया और अपना नकाब पहने रही। पेट भर खाने और पीने के बाद प्यारेलाल नशे में बोला, मेनका, अब तुम अपना पेशेंट संभालो और शुरू करो इसका इलाज। मेनका ने प्रशांत की तरफ देखा। प्रशांत ने कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, अब जब तुम बाप बेटी ने मुझे पेशेंट बना ही दिया है तो चलो ऊपर चलकर छत पर खुली हवा में आराम से बात करेंगे। प्रशांत मेनका को लेकर छत पर गया। छत पूरी तरह से अस्त व्यस्त और बिखरी हुई थी। वहां पर जो टेबल कुर्सी पड़े थे उस पर धूल मिट्टी थी। प्रशांत बोला, माफ कीजिएगा,
अकेला रहता हूं ना, इसलिए सफाई कम ही हो पाती है। तुम यहाँ आराम से बैठ पाओगी ना? मेनका ने गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब दिया। प्रशांत ने उसकी कुर्सी साफ की और खुद भी उसके सामने बैठा और पूछा, तुम ये नकाब सिर्फ पूर्णिमा के दिन हटाती हो ना? मेनका ने चौंक कर देखा और पूछा, पूर्णिमा के दिन क्यों? प्रशांत ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि पूरा चांद तो सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही दिखाई देता है ना। ये सुनकर मेनका खिलखिलाकर हंस पड़ी और पहली बार प्रशांत ने महसूस किया कि उस नकाब के पीछे जितना सुंदर चेहरा था, उस चेहरे की हंसी भी उतनी ही सुंदर थी। मेनका बोली, आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। प्रशांत ने कहा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बताओ ना, तुम हमेशा नकाब क्यों लगाए रहती हो? मेनका ने कहा, वैसे इसकी कोई खास वजह नहीं है। दरअसल मैं अपने पेशेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे चेहरे की सुंदरता देखने के चक्कर में पेशेंट अपनी बात करना ही भूल जाता था और उससे उसका इलाज ठीक से नहीं हो पाता था। प्रशांत मुस्कुराकर बोला, इसमें उन बेचारों का क्या दोष? मेनका ने तो ऋषियों मुनियों तक की तपस्या को भंग कर दिया था। ये बेचारे तो मामूली से इंसान है। मेनका फिर से खिलखिलाकर हंसी और बोली, मुझे सच में नहीं पता था कि आप इतनी अच्छी बातें करते हैं। प्रशांत बोला, चलिए कोई बात नहीं, तुम नकाब लगाकर हमें बेनकाब करो। पूछो क्या पूछना है, करो अपना इलाज शुरू। बताओ क्या करोगी? मुझे हिप्नोटाइज करोगी या कोई और तरीका है? वैसे तो मेनका ने साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा था, लेकिन इस तरह के इलाज करने में उसका कोई खास तजुर्बा नहीं था। उसने कहा, ट्रीटमेंट कुछ नहीं, आज हम सिर्फ बातें करेंगे और आपके बारे में जानेंगे। ना जाने क्यों प्रशांत को मेनका की बातों में और चेहरे में सच्चाई नजर आई और उसने बोला, इस पर भरोसा किया जा सकता है। उसने कुछ सोचा और कहा, चलो मैं तुमको पूरी कहानी बताता हूं। प्रशांत ने अपनी बात स्कूल बस की कहानी से शुरू की और उसने उसके बाद होने वाली हर घटना के बारे में बताया। वो कहानी सुनाता जा रहा था और मेनका के चेहरे पर कभी आश्चर्य, कभी टेंशन, कभी चौंकाने और डर के भाव आ जा रहे थे। वो बड़े ध्यान से प्रशांत की सारी बातें सुनती रही और बीच बीच में उसके मन में जो सवाल आए उसने वो सवाल भी उससे पूछे। कहानी सुनाने का यह सिलसिला करीब 1 घंटे तक चलता रहा। फिर अचानक प्रशांत ने अपनी बात खत्म करके लंबी सांस ली और बोला, तुम्हारे इलाज का यह तरीका मुझे काफी पसंद आया। तुमसे बातें करके मेरा जी काफी हल्का हो गया। मेनका ने जैसे प्रशांत की बातें सुनी ही ना हो, वो अपने ख्यालों में कुछ सोच रही थी। प्रशांत ने ये देखा और फिर चुटकी बजाकर बोला, मेनका इतना टेंशन मत लो, इसे सिर्फ कहानी समझो। मैंने ये कहानी तुम्हें टेंशन देने के लिए नहीं सुनाई थी। मैं टेंशन में नहीं हूं, बल्कि आपकी कहानी सुनने के बाद एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है। आपने बताया कि अनामिका एक बहुत ही शातिर, होशियार और बहुत ही सतर्क और स्मार्ट क्रिमिनल माइंड औरत है और उसकी समझ जांच पड़ताल करने से लेकर जांच पड़ताल को डिस्टर्ब करने तक बहुत गहरी और तगड़ी है। फिर क्या वजह है कि वो आपको ये सब करने दे रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपके जरिए सारी जांच पड़ताल पर नजर बनाए रखती है? और प्रशांत मेनका की बात को बीच में काटकर बोला, तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम्हारा मतलब है कि वो अनामिका मेरा इस्तेमाल कर रही है? मेनका बोली, हो सकता है, आपको नहीं लगता ऐसा? प्रशांत को मेनका की बातों में थोड़ी सच्चाई नजर आई। उसे लगा कि सचमुच मैंने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं था। मैंने अनामिका को हमेशा बहुत हल्के में लिया और इसीलिए ये बात मेरे दिमाग में कभी आई ही नहीं। मेनका बोली, क्या सोच रहे हैं आप? प्रशांत चौंक कर बोला, तुम्हारी बातों में दम है। थैंक यू मेनका। ओ सॉरी, टीचर मेनका। मुझे लगा था कि तुम मेरी कहानी पर विश्वास ही नहीं करोगी। वैसे तो मुझे आपकी कहानी पर पूरी तरह से विश्वास नहीं है, लेकिन मैंने तो सिर्फ जिन लोगों के बारे में आपको बताया, उनके कैरेक्टर और उनकी पर्सनालिटी को सोच के ये सब बातें की। अगर ये कहानी झूठी भी है तो भी अनामिका वाली बात में सच्चाई है। मेनका बोली। प्रशांत मुस्कुराकर बोला,
इंस्पेक्टर मेनका, तुम तो इस तरह के केस सॉल्व करने में बड़ी माहिर लग रही हो। तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? तुम पुलिस में आओ और इस तरह के अपराधियों को सजा दिलवाओ और समाज के अंदर की बुराई और उन इंसानों के अंदर की बुराई को खत्म करो। मेनका बोली, वैसे तो आपका और मेरा काम दिखने में काफी अलग है, लेकिन हम लोग काम एक ही कर रहे हैं। आप अपराधियों को पकड़कर बुराई खत्म करते हैं और हम उन लोगों से बात करके उनके अंदर की बुराइयां खत्म करते हैं। कुल मिलाकर हम लोग समाज में सफाई का ही काम कर रहे हैं। प्रशांत ने कहा, ठीक कहा तुमने, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा काम अच्छा है। इंसान को मानसिक रूप से तकलीफ होने पर पहले से ही सलाह मिल जाती है ना, तो सब ठीक हो जाता है। वरना, मेनका ने पूछा, वरना क्या होता है? वो कभी कभी अपराधी भी बन जाते हैं। तुमको पता है, पुलिस के इतने साल की नौकरी में मैंने देखा है कि ये जितने भी अपराधी होते हैं ना, उनके पीछे कोई ना कोई मानसिक समस्या होती है। या तो पढ़ाई की कमी या बचपन का माहौल, इससे उनका व्यवहार बदल जाता है और फिर वो अपराधी बन जाते हैं। लेकिन अगर मानसिक तौर पर लोग स्वस्थ हो तो अपराध भी कम हो जाएंगे। प्रशांत ने कहा। मेनका बोली, उसके लिए सही मनोवैज्ञानिक सलाह भी तो मिलनी चाहिए ना। आजकल तो मनोवैज्ञानिक सलाह के नाम पर लोग दुकान खोले बैठे हैं, सिर्फ पैसे वसूलते रहते हैं मरीजों से। उनकी मानसिक बीमारी इतनी बढ़ा देते हैं कि कई बार तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। सही कह रही हो तुम, प्रशांत ने कहा। अचानक मेनका ने घड़ी में टाइम देखा और बोली, अरे बातों बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। अभी चलती हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे, ओके? प्रशांत बोला, ओके, अच्छा लगा तुमसे बात करके। दोनों छत से नीचे आए और देखा कि नीचे प्यारे लाल नशे में मस्त सो रहे थे। मेनका ने उनको उठाया। प्रशांत दोनों को गुड बाय बोलता है और जाते जाते मेनका बोली, मैंने अपना नंबर लिखकर वहां रख दिया है। आपको जब भी मुझसे मिलना हो मुझे फोन कर दीजिएगा। बाय। उन दोनों के जाने के बाद प्रशांत ने पीछे टेबल पर पड़े एक पेपर को देखा जिसमें मेनका ने अपना नंबर लिखा था। प्रशांत ने नंबर देखा और अपना पुराना दादाजी वाला फोन निकालकर उसमें वो नंबर सेव कर लिया और फिर वहां पड़ा विस्की का गिलास उठाकर वहीं पर बैठ गया। प्रशांत अपने दिन भर की होने वाली सारी बातों को सोच रहा था और फिर दादाजी की लाल वाली किताब निकालकर पढ़ने लगा। इस तंत्र विद्या को अच्छी तरह से समझ लूं, वरना आज तो बच गया, अगली बार कभी फंसा तो जान ही चली जाएगी। प्रशांत ने पन्ने पलट पलट कर उनके फोटो निकाले। इन तस्वीरों को सेव कर लेता हूं, हमेशा की टेंशन खत्म। प्रशांत 2-3 दिन तक घर से बाहर ही नहीं निकला। उसे पता था अनामिका उस पर नजर रख रही होगी। वो अपनी तंत्र विद्या का ज्ञान बढ़ाता रहा। तीसरे दिन सुबह सुबह प्रशांत का कुरियर से कुछ सामान आया। ये सिलिकॉन मास्क बनाने का सामान था। प्रशांत खुश होकर खुद से बोला, अब मैं इससे अपने लिए बढ़िया से सिलिकॉन मास्क बनाऊंगा, वैसे ही जैसे मुझे हमारे तकनीकी विशेषज्ञ ने सिखाए थे। ये मास्क अगर सही बन गए तो मेरा चेहरा ही बदल जाएगा, मेरी नई पहचान बन जाएगी। प्रशांत उस सामान से मास्क बनाता हुआ सोच रहा था। मास्क बनाने के बाद प्रशांत ने उसे पहना और आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहा, अरे वाह, ये तो कमाल कर दिया तूने प्रशांत। मास्क उसके चेहरे पर ऐसा फिट बैठा था जैसे ये ही उसका असली चेहरा था। उसकी चमड़ी के रंग जैसा पिगमेंट और महंगे ग्लू से एक एक कोना बालों से इतनी सफाई से ढक गया था कि बड़े से बड़ा शातिर भी मात खा जाए। प्रशांत की खुद के चेहरे से नजर ही नहीं हट रही थी। वो बार बार आईने के सामने जा रहा था और अपना चेहरा देखकर खुश हो रहा था और खुद ही खुद की पीठ थपथपाकर कह रहा था, वाह प्रशांत, तूने तो मशीनों को भी मात कर दिया, क्या मस्त बना है मास्क। जब प्रशांत को पूरी तरह से तसल्ली हो गई तब वो अपना काला सूट पहनकर सर पर हैट लगाए दुकान से बाहर निकला। बाहर जोर की बारिश हो रही थी और बादल गरज रहे थे। प्रशांत ने अपनी जेब से एक फोटो निकाला, उसे गौर से देखा और फिर आवाज दी, टैक्सी। टैक्सी से वो शहर के जाने माने हॉस्पिटल पहुंचा। नर्स रूबीना मैथ्यूज का जो फटा हुआ आईडी कार्ड उसे फ्लैट 604 से मिला था, उसे लेकर उस फोटो पर जो बैज था उसे उसने वहां के स्टाफ के यूनिफॉर्म से मैच किया, लेकिन वो मैच नहीं हो रहा था।
सारी रात प्रशांत शहर के अलग अलग हॉस्पिटल में जाकर उस फोटो के बैज को मैच करने लगा, लेकिन वो किसी भी हॉस्पिटल के स्टाफ के यूनिफॉर्म के बैज से मैच नहीं हो रहा था। अचानक उसने टैक्सी को लिंक रोड की तरफ लिया और वहां एक अस्पताल के अंदर से बाहर आती एक नर्स की ड्रेस के बैज पर जब प्रशांत की नजर पड़ी तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने झट से जेब से फोटो निकाला। फोटो वाली नर्स की ड्रेस का बैज और उस नर्स की ड्रेस का बैज एकदम एक जैसा था। क्या प्रशांत उस हॉस्पिटल तक पहुंच गया था जहां अनामिका काम कर रही थी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। संजीवनी अस्पताल के बाहर खड़ा प्रशांत बहुत खुश था। आखिर उसे वो अस्पताल मिल ही गया जिसकी उसे तलाश थी। इस अस्पताल की नर्स की यूनिफॉर्म का बैज बिल्कुल अनामिका के घर फ्लैट 604 में पाए गए आईडी पर लगे हुए फोटो के बैज से मिल रहा था। लेकिन वो आगे की छानबीन करने हॉस्पिटल के अंदर नहीं गया, बल्कि टैक्सी से वापस अपने घर आ गया। अभी तक सुबह नहीं हुई थी। वो नहाकर सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे समझ में आया कि वो एक पूरा दिन और रात भर सो चुका था। वो जल्दी से उठा, फटाफट नहाया, जल्दी से नाश्ता किया, मेज पर कुछ ताबीज और मंत्रों के पेपर्स को इकट्ठा किया और फिर दादाजी की शमशान वाली लाठी अपने बैग में डाली और अपनी शव वाहिनी गाड़ी लेकर जानबूझकर सारे अस्पतालों के चक्कर लगाए। दरअसल ये एक चाल थी जो उसने अनामिका को भ्रम में डालने के लिए चली थी। अब वो अनामिका समझेगी कि मैंने अपनी तहकीकात शुरू कर दी, पर मेरे दिमाग में क्या है ये उसे पता नहीं चलेगा। प्रशांत मन ही मन कहते हुए मुस्कुराया। इसी बीच उसने जल्दी से प्रिया को फोन किया। हेलो प्रिया, मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो मरीज होने का नाटक करें। उन्हें फौरन संजीवनी अस्पताल में भेज दो। अलग अलग हॉस्पिटल्स में बहुत समय घूमने के बाद प्रशांत संजीवनी अस्पताल पहुंचा और अंदर जाने के बाद वहां की सभी नर्सों को ध्यान से देखने लगा। मुझे इन नर्सों पर नजर रखनी पड़ेगी। वो अनामिका इनके जरिए जरूर कोई ऐसा संकेत भेजेगी जिससे मैं अपनी तहकीकात जारी रख सकूं, प्रशांत ने सोचा। ठीक उसी समय एक अजीब सी खुशबू प्रशांत को महसूस हुई। वो चौंका और सोचने लगा, ये खुशबू कहां से आ रही है? ये तो बिल्कुल वैसी खुशबू है जो अनामिका की अलमारी में से आ रही थी। प्रशांत ने पलटकर यहां वहां देखा। उसे एक नर्स कॉरिडोर के दूसरी तरफ जाते दिखी। अरे, ये तो अभी अभी मेरे पास से गई थी, तभी मुझे खुशबू भी महसूस हुई थी। कहीं ये अनामिका का इशारा तो नहीं है? वो उस नर्स के पीछे पीछे गया। नर्स का डील डॉल लगभग उतना ही था जितना अनामिका के कपड़ों का साइज था। ये देखकर प्रशांत का शक और बढ़ा। प्रशांत धीरे धीरे आगे बढ़ा और कॉरिडोर के अंत में एक सीढ़ी थी। वहां पर बहुत अंधेरा था। नर्स सीढ़ी से नीचे चली गई और प्रशांत भी उसके पीछे पीछे गया। तभी नर्स तेजी से एक कमरे की तरफ बढ़ी जहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था शव गृह। ये नर्स यहाँ क्यों जा रही है? यहाँ कौन जाता है? लगता है अनामिका ने इस शव गृह में मेरे लिए कोई जाल बिछाया है। अंदर वो मेरा ही इंतजार कर रही होगी, प्रशांत ने सोचा। तभी उसे अचानक अपने बैग में रखी उसके दादाजी की लाठी की याद आ गई। प्रशांत ने उसे निकाला और हिम्मत करके आगे बढ़ा और नर्स उस मॉर्ग में घुसे उससे पहले वो चिल्लाया, हेलो सिस्टर। नर्स रुकी और धीरे से अपना सिर घुमाकर उसको देखने लगी। उसके चेहरे पर बड़ी ही कुटिल मुस्कान थी। हालांकि वहां रोशनी कम थी, लेकिन फिर भी प्रशांत को साफ दिखा कि सामने वाली महिला बहुत ही सुंदर थी, जो अनामिका की फाइल की फोटो के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। प्रशांत ने सोचा, कहीं मैं गलत इंसान का पीछा तो नहीं कर रहा। उसने सीधे शवगृह के दरवाजे को धकेला और अंदर चला गया। पूरा शवगृह खाली और सुनसान था। प्रशांत जब अंदर गया तो सबसे पहले उसने यहां वहां देखकर जांच की और फिर उसने उसके सामने का मंजर देखा। सामने शवगृह की एक बड़ी सी कैबिनेट थी और वहां कई शव सफेद कपड़ों से ढके हुए थे। इसके अलावा कई शव जमीन पर पड़े थे। क्या अनामिका एक शव बनकर बेड पर लेटी हुई है? प्रशांत जितना उस बारे में सोच रहा था उतना ही उसे यह संभावना लग रही थी, क्योंकि उसे एक बेड पर एक शव किसी महिला के शव जैसा दिख रहा था। प्रशांत अपने बाएं हाथ में दादाजी वाली लाठी और दाएं हाथ में एक और छड़ी लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ा।
और सफेद चादर को सावधानी से हटाया। शव का चेहरा देखते ही प्रशांत झटका खा गया। उसके हाथ से छड़ी गिर गई। वो कांप उठा क्योंकि वो शव कियारा का था। प्रशांत की आंखें विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। वो खुद से बोला, ये ये कियारा कैसे हो सकती है? उससे तो मैं पहले ही बहुत दूरी बना चुका हूं। फिर वो शिकार क्यों बनी? ये जरूर अनामिका की चाल है। अनामिका, ये खेल मत खेलो, मेरे सामने आओ। प्रशांत जोर से चिल्लाया। प्रशांत ने चारों तरफ देखा, इंतजार किया, फिर पास ही पड़े एक और शव का सफेद कपड़ा हटाया तो वो फिर से चौंक कर पीछे हटा। प्यारे लाल अंकल? नहीं, ये सब छलावा है, ऐसा नहीं हो सकता। प्रशांत ने जल्द से अपना मोबाइल निकाला और एक कॉल करने की कोशिश की, लेकिन शवगृह में उसे नेटवर्क नहीं मिला। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। एक शव का सिर हवा में उड़ता हुआ प्रशांत की तरफ आने लगा। प्रशांत ने जल्दी से वो दादाजी वाली डोम लाठी उठाकर उस सिर की तरफ फेंका, जिससे उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो जमीन पर गिर गया। तब तक एक और शव का सिर उड़ता हुआ उसकी तरफ आया। दूसरी तरफ से एक और सिर आया। दो सिर एक साथ प्रशांत पर वार करने के लिए आगे बढ़े। अब प्रशांत के लिए मुकाबला करना मुश्किल हो रहा था। प्रशांत ने सोचा, दादाजी की लाल किताब में से पढ़कर जिंदा शवों के हमले से बचने के यंत्र और ताबीज तैयार किए थे, उनका इस्तेमाल करने का समय आ गया है। इस बीच उन सिरों का हमला जारी था। प्रशांत ने कभी झुककर कभी भागकर अपने आप को बचाया और जल्दी से बैग में से उसने वो ताबीज निकाली। तभी वो दो सिर फिर से तेजी से उसकी ओर हमला करने आए। प्रशांत ने फुर्ती से हवा में उछलते हुए मंत्रों वाले ताबीजों को उन सिरों पर एक झटके से चिपका दिया। ताबीजों को उन सिरों पर चिपकाते ही शवगृह चीखों से गूंज उठा। वहां की रोशनी अचानक तेज हो गई। पूरे शवगृह का माहौल जैसे बदल गया था। चीखों के साथ वो दोनों सिर जमीन पर आ गिरे। प्रशांत ने देखा कि कियारा और प्यारेलाल के शव अलग अलग आदमी और औरत के रूप में बदल गए। वो उनके शव थे ही नहीं। उसी समय प्रशांत ने देखा कि सामने की दीवार पर टिककर खड़ी एक बहुत ही खूबसूरत औरत नर्स की सफेद यूनिफॉर्म में उपहास वाली हंसी हंसकर देख रही थी। ये वो ही औरत थी जो बाहर से अंदर आई थी। अनामिका, आखिर तुम सामने आ ही गई। चेहरा बड़ा सुंदर बनाया है। ओह, भूल गया था, तुम तो चेहरे बना भी सकती हो और बिगाड़ भी। प्रशांत ने व्यंग कसा। अनामिका इतरा कर बोली, मैं सिर्फ चेहरे ही नहीं, जिंदगियां भी बिगाड़ सकती हूँ। और फिर तुम्हारा और मेरा क्या मुकाबला? तुम्हें तो अपना प्रतिद्वंदी भी नहीं कह सकती मैं। वैसे भी आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। प्रशांत ने कंधे उठाए और कहा, समझ में नहीं आता कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। क्या दुश्मनी है मेरे और तुम्हारे बीच में? ये तुम मरने के बाद ही समझोगे। अनामिका बोली। अनामिका ने हवा में हाथ हिलाया और फिर से वही दो सिर हवा में उड़ने लगे, पर इस बार पहले से भी ज्यादा तेज। लेकिन प्रशांत ने उन सिरों पर ध्यान नहीं दिया और बड़ी तेजी के साथ फुर्ती से अनामिका की तरफ दौड़ा। उसने अपनी लाठी उसके सिर पर मारने की कोशिश की। वो चाहता था कि वो कम से कम उसे बेहोश तो कर ही दे, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। अनामिका ने उससे भी ज्यादा फुर्ती से उसकी लाठी को अपने हाथों में पकड़ लिया और जोर से हंसते हुए प्रशांत को पेट में इतनी जोर की लात मारी कि प्रशांत दर्द से कराहते हुए हवा में उड़ता हुआ कई शवों के ऊपर से होता हुआ जमीन पर जा गिरा। अनामिका की लात इतनी तेज थी कि प्रशांत की तो जैसे जान ही निकल गई। उसे सांस लेने में भी बड़ी तकलीफ हो रही थी और वो पसीने से लथपथ हो गया। ऐसी लात अगर उसे जवानी में पड़ती तो वो फिर भी बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अब तो उसका शरीर बूढ़ा हो चुका था और वो इस वार को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। अनामिका जोर से हंस के बोली, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। मैं तुम्हें अपना प्रतिद्वंदी मानती ही नहीं हूं, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म। अनामिका अपने हाथ में सर्जरी में काम आने वाला एक बड़ा सा चाकू लेकर प्रशांत की ओर बढ़ी। प्रशांत ने उठने की कोशिश की, लेकिन वो लड़खड़ा कर गिर गया। वो समझ गया कि अब वो इसका और मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन उसे अनामिका को किसी तरह से रोकना था। उसने पूछा, मगर तुम
मुझे मारना क्यों चाहती हो? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मुझे बताओ तो सही। अनामिका उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, तुम्हारे इस सवाल का जवाब तुम्हारी मौत ही देगी। तुम ये बात मरने के बाद ही समझोगे। अनामिका उसकी ओर चाकू लिए बढ़ रही थी। प्रशांत बेबस सा उसे अपनी ओर आते देख रहा था। उसे लगा कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा सिवाय मौत के। ठीक उसी समय शवगृह के दरवाजे को लगभग तोड़ते हुए कुछ जवान हाथों में बंदूक उठाए तेजी से अंदर घुसे और अपनी बंदूकें अनामिका की तरफ तान कर बोले, हिलने की कोशिश मत करना वरना जान से हाथ धो बैठोगी। चाकू फेंको, चाकू फेंको। प्रशांत ने चौंक कर देखा और उसके चेहरे पर खुशी का भाव आया, लेकिन अनामिका ने बिल्कुल शांत होकर अपने हाथ का चाकू नीचे फेंका और फिर अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए। प्रशांत को अनामिका की ताकत का अंदाजा था। उसे पता था कि वो 1 मिनट में पूरा खेल बदल देगी। वो जोर से चिल्लाया, सोचो मत, इसे गोली मार दो। लेकिन वो जवान अपने हाथ में बंदूक लिए खड़े रहे, क्योंकि वो पुलिस के जवान थे और उन्हें सिखाया गया था कि जब तक अपराधी उन पर हमला ना करे तब तक उस पर गोली ना चलाई जाए। अनामिका को जैसे मौका मिल गया, उसने सिर्फ हाथ हिलाया और कई स्ट्रेचर उन जवानों की तरफ हवा में उड़ते हुए पहुंचे। जवानों ने घबराकर अपने आप को बचाते हुए खुद को यहां वहां छुपाया। इस सारे हंगामे के बीच अचानक अनामिका गायब हो गई थी। घायल बेबस प्रशांत लंगड़ाता हुआ दौड़कर दरवाजे की तरफ भागा और चिल्लाया, उसका पीछा करो, पकड़ो उसे। जवान उसके पीछे पीछे भागे। जब प्रशांत दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि कॉरिडोर खाली था और वहां पर कोई नहीं था। प्रशांत गुस्से में दीवार पर मुक्का मारकर बोला, भाग गई चुड़ैल। ठीक उसी समय प्रशांत को अपने पीछे एक परछाई दिखी जिसके एक हाथ में चाकू था। प्रशांत ने पलटकर देखा तो वो अनामिका थी। उसके दूसरे हाथ में इस बार कैंची भी थी और वो इसके लिए तैयार नहीं था। प्रशांत कूद के एक तरफ हुआ, लेकिन तब तक अनामिका ने प्रशांत की गर्दन पर चाकू से वार किया। वो गिर पड़ा। प्रशांत चिल्लाया, जवानों वापस आओ, ये शैतान यहां पर है। लेकिन तब तक वो पुलिस के जवान पहली मंजिल तक चले गए थे। उन तक उसकी आवाज नहीं पहुंच पाई। अब प्रशांत के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी अनामिका उसके पास आई और उस पर लातों से प्रहार करने लगी। प्रशांत ने खुद को बचाना चाहा, लेकिन वो इतना कमजोर हो चुका था कि हिल भी नहीं पा रहा था। अनामिका उसे लगातार किक मारती रही। प्रशांत दर्द के मारे बेहाल था। अचानक उसकी आंखें बंद होने लगी। वो बेहोश होने लगा था। आंखें बंद होते होते उसने देखा कि अनामिका चाकू लेकर उसकी छाती पर वार करने जा रही थी। उसे लगा अब तो मौत निश्चित है। तभी धाए धाए गोलियों की आवाज आई। अनामिका का चाकू वाला हाथ थम गया। उसके कंधे पर गोलियां लगी थी। उसने पीछे पलटकर देखा और भाग गई। प्रशांत ने देखा कि हाथ में रिवॉल्वर लिए प्रिया कॉरिडोर में से उसकी ओर भागती हुई आ रही थी। अनामिका घायल होने के बाद भी बिजली की फुर्ती से गायब हो गई थी। प्रिया उसके पास आई। घायल प्रशांत मुस्कुराकर बोला, एक बार फिर से तुमने मेरी जान बचा ली प्रिया। अब तो मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि एक औरत से भी मुकाबला नहीं कर पाया। प्रिया उसके पास आकर उसे सहारा देती हुई बोली, क्या वो औरत इतनी शक्तिशाली है? और वो जवान कहां गए जो मैंने भेजे थे? जो जवान तुमने भेजे थे वो उसे पकड़ नहीं पाए। अनामिका मार्शल आर्ट की मास्टर है और जादू की भी। हम उसे बहुत हल्के में ले रहे थे। प्रशांत लंबी सांस लेकर बोला, मुझे लगता है कि हमें इसे पकड़ने के लिए और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो अब और भी ज्यादा सावधान हो जाएगी और मुमकिन है कि वो अब गुस्से में तुमसे बदला ले। फिर अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे तो लगता है कि विजय को और तुम्हारे अन्य साथियों को भी बुला लेना चाहिए। इस बार हम सब मिलकर एक साथ अटैक करेंगे। इस बार उसे बचने का कोई मौका नहीं देंगे। प्रशांत थोड़ी देर चुप रहकर बोला, मुझे तो अभी ये संभव ही नहीं लग रहा, क्योंकि ये स्थिति बहुत ही खतरनाक है और मैं पहले ही कई लोगों को मुश्किल में डाल चुका हूं। कुछ ही तो दोस्त हैं मेरे पास। ये
बहुत गलत होगा। क्या गलत है, क्या सही, किसको मुश्किल में डाला, किसको नहीं, ये सब सोचने का वक्त नहीं है प्रशांत। हमें किसी भी तरह से उस औरत को पकड़कर खत्म करना है। क्या तुम चाहते हो हम सब लोग हमेशा इसी तरह डर में जीते रहें कि वो जिंदा है? प्रिया ने कहा। तुम ठीक कह रही हो प्रिया, हमें उसे किसी भी हाल में खत्म करना ही होगा। अभी तुमने उसका नया रूप भी देख लिया है, तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। अभी तुम यहां से जाओ, क्योंकि तुम्हें ज्यादा खतरा है। मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ेगी, क्योंकि अगर उसको मेरा नुकसान करना होता तो अब तक कर चुकी होती। तुम जाओ प्रिया, प्रशांत बोला। अपना ख्याल रखना। प्रशांत को सहारा देकर उठाती हुई प्रिया ने जाते हुए कहा। प्रिया के जाने के बाद प्रशांत धीरे धीरे अस्पताल के बाहर आया। बाहर आते ही अचानक उसके सामने एक बड़ी मर्सिडीज कार आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला, उसमें से कियारा बाहर निकली। कियारा को देखकर प्रशांत ने तेजी से अपना रास्ता बदला। कियारा पीछे से चिल्लाई, प्रशांत, प्रशांत रुको। क्यों आई थी कियारा प्रशांत के सामने? क्या कियारा की वापसी प्रशांत की जिंदगी में फिर से मचा देगी उथल पुथल? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। इतने दिनों के बाद कियारा को फिर से देखकर प्रशांत के दिल की धड़कन थम गई। कियारा के घाव पूरी तरह से भर गए थे। अब वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। रुक जाओ प्रशांत, मेरी बात तो सुनो। कियारा भागती हुई प्रशांत का पीछा कर रही थी। प्रशांत ने अपने चलने की स्पीड को दुगना कर दिया। उसमें अब कियारा से सामना करने की हिम्मत नहीं बची थी। कियारा अपनी हाई हील का सैंडल पहने हुए दौड़ती हुई आई और प्रशांत का कंधा पकड़कर उसको रोक लिया। प्रशांत ने मुड़कर कियारा को देखा। प्रशांत, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा चेहरा, ये सब कैसे हुआ? कियारा प्रशांत के बूढ़े चेहरे और शरीर को देखकर हैरान थी। प्रशांत ने कियारा को करीब से देखा। आज वो एक फॉर्मल स्कर्ट और कोट पहनकर आई थी। उसको देखकर लग रहा था कि जैसे वो किसी बड़ी कंपनी की प्रेसिडेंट हो। प्रशांत ने कुछ नहीं बोला। ये सब कैसे हो गया प्रशांत? कियारा ने फिर से प्रशांत से पूछा। क्या तुम्हें किसी प्रकार की बीमारी हो गई है? क्योंकि अगर ये किसी तरह की बीमारी है तो हम इसको मिलकर ठीक कर लेंगे। मैं बड़े से बड़े अस्पताल में चलकर तुम्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी। कियारा ने प्रशांत का हाथ पकड़ते हुए कहा। प्रशांत ने कियारा के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम मेरी किसी भी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो प्रशांत? ना तो तुम मेरा फोन उठाते हो और ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई करते हो। क्यों अवॉइड कर रहे हो मुझे? कियारा ने प्रशांत की आंखों में देखते हुए पूछा। मुझे नहीं लगता कि अब हमें मिलना चाहिए, प्रशांत ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कियारा से कहा। क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी किडनैपिंग हुई? अरे किडनैपिंग का तो छोड़ दो, अगर मेरी शक्ल सूरत ठीक नहीं होती और मेरी उंगलियां हमेशा के लिए कट जाती, तब भी मैं तुम्हें इस बात का दोषी नहीं मानती। मगर तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? कियारा ने प्रशांत से रुआसे स्वर में पूछा। देखो कियारा, मेरी जिंदगी वैसे ही बहुत परेशानियों से भरी हुई थी। तुम्हारे आने से परेशानियां और बढ़ गई। तुम्हारी और मेरी दुनिया बहुत अलग है। हम कभी दोस्त नहीं बन सकते। प्रशांत ने अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला। किसने कहा हमारी दुनिया अलग है? तुम झूठ बोल रहे हो प्रशांत। तुम मुझसे नफरत कर ही नहीं सकते। अगर हमारी दुनिया अलग होती तो तुम मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगाते। कियारा ने प्रशांत से कहा। तुम डरपोक हो प्रशांत। अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है तो साफ साफ कहो। अपनी नाकामयाबी का सहरा मेरे सिर पर मत बांधो। अगर तुम्हें मुझसे नहीं मिलना है तो मुझे बताओ, मगर ये मत कहो कि मैं तुमसे मिलने ना आऊं। कियारा ने प्रशांत की आंखों में देखते हुए कहा। प्रशांत कियारा की नजरों का सामना नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी नजरें फेरते हुए कहा, तुम ये सब मेरे लिए और भी मुश्किल कर रही हो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? प्रशांत ने कहा। मुझे पता है कि मेरे घर वालों ने तुम्हें धमकी दी होगी। वो नहीं चाहते हैं कि हम दोस्त रहें। प्रशांत, तुम चाहे अमीर हो या गरीब, बूढ़े हो या जवान, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब चीज हमारी दोस्ती के बीच में नहीं आ सकती। कियारा ने कहा। तुम बात की गंभीरता को अभी भी नहीं समझ रही हो, प्रशांत ने अपना सर हिलाते हुए कहा। और मुझे समझना भी नहीं है।
ये लो, ये मेरा क्रेडिट कार्ड, इसका पासवर्ड है 123456। तुम पहले अपना जाकर इलाज करवाओ। कियारा ने अपने पर्स से क्रेडिट कार्ड निकाला और प्रशांत के हाथ में थमाते हुए कहा, मेरी बीमारी पैसों से ठीक नहीं हो सकती है, अपना कार्ड वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए। प्रशांत ने कियारा से कहा और कियारा के पीछे खड़े हुए बॉडीगार्ड्स पर नजर डाली। ठीक है, फिर ये कार्ड हमारी दोस्ती की निशानी समझकर अपने पास रख लो। मैंने तुम्हारे जैसा दोस्त अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं पाया। जो भी मेरे करीब आया उसे सिर्फ मेरे पैसों में दिलचस्पी थी। पहली बार मैंने किसी को अपने लिए जान देते हुए देखा है। मैं तुम्हारे जैसे दोस्त को खोना नहीं चाहती हूं। कियारा ने मासूम निगाहों से प्रशांत को देखा। तुम्हें पता नहीं है कि मेरी दोस्ती तुम्हें कितनी महंगी पड़ेगी। इस बार तो सिर्फ उंगलियां गई थी, अगली बार जान भी जा सकती है। प्रशांत ने कियारा को समझाया, मुझे इस बात का कोई डर नहीं है, डर मुझे तुम्हारे जैसे इंसान को खोने का है। क्या तुम मुझे अपनी दोस्ती के काबिल भी नहीं समझते हो? कियारा ने प्रशांत से पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो सुरक्षित नहीं रहोगी। प्रशांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मेरी सुरक्षा के लिए बहुत सारे बॉडीगार्ड्स अब लगा दिए गए हैं। घर में भी बहुत सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं और पापा ने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम भी इंस्टॉल कराया है। मगर तुम्हें बहुत होशियार रहना पड़ेगा। तुम्हारे ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है वो आम आदमियों के बस का नहीं है। तुमने देखा था ना तुम्हारे बॉडीगार्ड की क्या हालत हुई थी। प्रशांत को उस रात दुकान और बारात का दृश्य याद आ गया। अगर तुम्हें मुझसे मिलने में डर लग रहा है तो ठीक है, हम नहीं मिलेंगे, मगर तुम मुझसे फोन पर तो बात कर सकते हो ना। तुम मेरे मैसेज का तो रिप्लाई दे सकते हो ना। इसमें तो मुझे कोई जानलेवा खतरा नहीं होगा ना। कियारा ने हंसते हुए प्रशांत से कहा। कियारा से बात करके प्रशांत का दिल भी हल्का हो गया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, इसमें कोई खतरा नहीं है। ठीक है, तो फिर हम तभी मिलेंगे जब तुम्हें ठीक लगेगा। कियारा ने अपना कार्ड प्रशांत की शर्ट की पॉकेट में रख दिया। इसको रख लो और जब भी इसकी जरूरत पड़े बिना संकोच इस्तेमाल कर लेना। मैं समझूंगी कि तुमने मेरी दोस्ती कबूल कर ली, कियारा ने कहा और प्रशांत के गले लग गई। प्रशांत के पीछे खड़े हुए व्यक्ति को देखकर कियारा की हंसी मानो चेहरे से उड़ गई और अपने आप को उसने प्रशांत से दूर कर लिया। कियारा के हसीन चेहरे से मुस्कुराहट जाते हुए देखकर प्रशांत ने पीछे पलटकर देखा। मैंने तुमसे कहा था ना कि सीधे घर जाना। प्रिया अपनी कमर पर हाथ रखकर प्रशांत को हिदायत दे रही थी। चलो अब तुम्हें घर लेकर चलते हैं। प्रिया ने प्रशांत का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, वैसे कियारा, तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। लगता है तुम्हारे घाव बहुत तेजी से भर रहे हैं। प्रिया ने व्यंग भरे स्वर में कियारा को देखते हुए कहा, हाँ, मेरे शरीर के घाव जल्दी से भर रहे हैं। आज मैं डॉक्टर को ही दिखाने आई थी। कियारा ने मुस्कुराते हुए प्रिया से कहा, अपना ख्याल रखना। तुम्हारा किडनैपर अभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। इतनी खूबसूरत और हसीन लड़की को पकड़ने के लिए शायद वो दोबारा कोशिश करे। प्रिया ने अपनी पैनी निगाहों से कियारा को देखा। प्रिया ये कहते हुए प्रशांत को अपने साथ ले जाने लगी। कियारा ने पीछे से सवाल पूछा, वैसे तुम दोनों क्या वापस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए हो? प्रिया तुरंत रुक गई और पलटकर कियारा से बोली, क्यों, तुम्हें इस बूढ़े और गंजे आदमी में क्या दिलचस्पी है? तुम्हारा और प्रशांत का क्या रिश्ता है? देखो, तुम्हें जो भी कहना है वो आज साफ साफ कह दो। हो सकता है इसके बाद तुम्हें मौका ना मिले। मैं और प्रशांत, मैं वो कियारा जवाब देने में हिचकिचाने लगी क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि वो अपने और प्रशांत के रिश्ते को क्या नाम दे सकती थी। बाद में उसने कहा, हम सिर्फ दोस्त हैं। ठीक है, फिर अपनी दोस्ती निभाओ और जाकर आराम करो। प्रशांत के पास करने के लिए और भी काम है। प्रशांत ने पलटकर कियारा को देखा मगर कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो धीरे कदमों से चलता हुआ प्रिया के साथ गाड़ी में जाकर बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही प्रिया ने रियर व्यू मिरर को एडजस्ट किया और उसमें कियारा का रिफ्लेक्शन देखते हुए कहा, कियारा को तुम्हारे बूढ़े चेहरे को देखकर कितनी निराशा हुई है। देखो, इस रूप को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। प्रिया ने प्रशांत से कहा। शीशे में कियारा का चेहरा देखकर प्रशांत भी उदास हो गया था। आपसी जलन ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। कियारा और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। अफसोस कि
तुम्हारी निगाहें ये देख नहीं पा रही। मेरी उम्र से कियारा को कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा था, तो अब क्यों पड़ेगा? बेहतर होगा कि तुम आगे से इस बारे में कोई बात ना करो, प्रशांत ने कहा और गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी दूर निकल जाने के बाद प्रशांत ने प्रिया से पूछा, तुमने अनामिका की आइडेंटिटी के बारे में पता किया? यही तो मैं तुम्हें बताने आई थी। इधर उधर की बातों में अहम मुद्दा तो मैं भूल ही गई। अनामिका की आइडेंटिटी किसी और औरत की है। उसका नाम है रुबीना मैथ्यूज। अस्पताल में काम करती थी। पहले मुझे लगा कि अनामिका ने सिर्फ उसका आईडी कार्ड चुराया होगा, मगर आगे की तहकीकात के बाद तो मुझे और भी आश्चर्य हो रहा है, प्रिया ने कहा। क्यों, ऐसा क्या पता चला तुम्हें? प्रशांत ने पूछा। आश्चर्य की बात तो यह है कि अनामिका का ब्लड ग्रुप और डीएनए टाइप तक रुबीना मैथ्यूज का है। तो दरअसल हम अनामिका को नहीं बल्कि रुबीना को ढूंढ रहे हैं, प्रिया ने प्रशांत को बताया। ये कैसे मुमकिन है? कोई अपना ब्लड ग्रुप और डीएनए कैसे बदल सकता है? प्रशांत ने हैरान होते हुए पूछा। रुबीना मैथ्यूज एक अनाथ थी। वो अनाथालय में ही पली बड़ी और फिर एक नर्स की नौकरी करने लगी। उसकी दूर दूर तक अनामिका से कोई जान पहचान नहीं है, प्रिया ने प्रशांत को बताया। अनामिका या रुबीना मैथ्यूज, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ढूंढ तो एक ही इंसान को रहे हैं, प्रशांत ने कहा। रुबीना को ढूंढने का वारंट तो पुलिस ने जारी कर दिया है। हर टोल नाके पर उसकी तस्वीर भेज दी गई है। अब वो पुलिस के रडार में है, प्रिया ने बताया। ठीक है, कुछ पता चले तो मुझे बताना। मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन छोड़ देता हूं और फिर घर चला जाऊंगा, प्रशांत ने कहा। प्रिया को पुलिस स्टेशन छोड़ने के बाद प्रशांत ने मेनका, जो कि प्यारेलाल चाचा की बेटी थी, उसको मैसेज किया। प्यारेलाल चाचा और तुम घर पर आ जाओ, कुछ जरूरी बात करनी है। घर पर पहुंचकर प्रशांत ने दुकान और घर दोनों को साफ किया। अपना फर्नीचर ठीक से लगाकर मेहमानों के रहने और सोने की जगह बनाई। थोड़ी ही देर में प्यारेलाल अपनी बेटी मेनका के साथ खाना लेकर प्रशांत की दुकान पर पहुंचा। अच्छा किया जो तुम लोग यहाँ पर आ गए। प्रिया और विजय भी आते होंगे, फिर हम साथ में खाना खाएंगे, प्रशांत ने कहा। आज तुम्हारी दुकान और घर कुछ ज्यादा ही साफ दिख रहे हैं, प्यारेलाल चाचा ने मजाक करते हुए कहा। इसके पीछे भी एक वजह है। अब से हम सब साथ में ही रहेंगे, प्रशांत ने नीचे बिछी हुई चटाई पर बैठते हुए कहा। मतलब? प्यारेलाल चाचा ने बोहे चढ़ाते हुए पूछा। बीते कुछ दिनों में मुझ पर और मेरे करीबी लोगों पर बहुत मुश्किलें आ रही हैं। इसलिए मैंने सोचा कि जब तक मैं कातिल को ना पकड़ लूं, तब तक बेहतर यही होगा कि हम सब एक साथ रहें, प्रशांत ने प्यारेलाल को समझाया। हर मुसीबत का ठेका क्या तुमने अपने सर पर लिया हुआ है? अगर ऐसे सोचोगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। वैसे हमें यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बीवी अपनी माँ के घर गई है, तो अभी घर में सिर्फ मेनका और मैं ही हैं, प्यारेलाल ने कहा। पापा ठीक कह रहे हैं, और वैसे भी मेरी 6 दिन की ट्रेनिंग है कंपनी में। मैं तो एक हफ्ते के लिए लगभग बाहर चली जाऊंगी, मेनका ने बताया। एक हफ्ते में हम कातिल को जरूर पकड़ लेंगे, प्रशांत ने कहा। तभी प्रिया और विजय भी आ गए। विजय ने टेबल पर रखे हुए खाने को देखते हुए कहा, आज तो मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो जल्दी से खाना खाते हैं और साथ में आगे की बात भी करते हैं। फिर विजय ने मेनका को पूछा, क्या तुम खाना खाते समय भी मास्क पहने रहती हो? नहीं नहीं, खाना खाते समय तो मैं मास्क उतार देती हूँ, कहते हुए मेनका ने अपना मास्क उतार दिया। तब पहली बार सबने मेनका की शक्ल देखी। उसको देखकर प्रशांत मानो फ्रीज हो गया और विजय तो मुंह फाड़कर मेनका को एक टक देख रहा था। मेनका बला की खूबसूरत थी। उसके चेहरे के नाग नक्शे को जैसे भगवान ने फुर्सत में तराशा था। प्रशांत तो कियारा की खूबसूरती देखकर ही निहाल हो गया था, मगर मेनका उससे भी एक कदम आगे थी। प्रिया ने विजय के खुले हुए मुंह को देखा और उसके सर पर एक थपकी मारी और बोली, मुंह बंद करके खाना खाओ, नहीं तो मक्खी घुस जाएगी। यह सुनकर मेनका मन ही मन मुस्कुराई। अब मुझे समझ में आया कि पेशेंट के ऊपर क्या असर पड़ता होगा, प्रशांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। क्या ये वाकई में तुम्हारी बेटी है? विजय ने प्यारेलाल से पूछा। भले ये मेरी और मेरी बीवी की तरह ना दिखती हो, मगर ये है हमारी ही बेटी। वैसे एक बार तो हमें भी शक हुआ था कि कहीं अस्पताल में बच्ची बदल तो नहीं गई, मगर फिर हमने अपना डीएनए टेस्ट करवा लिया। उससे ये साबित हो गया कि ये हमारी ही बेटी है। प्यारेलाल ने हंसते हुए कहा। उसके बाद सबने खाना खाया।
खाने के बाद प्रिया ने प्रशांत से पूछा, हाँ तो अब बताओ, हमें क्यों बुलाया आज? प्रशांत बोला, अगर हमें अनामिका को पकड़ना है तो उसके लिए एक जाल बिछाना पड़ेगा, और शेर को गुफा से निकालने के लिए बकरी का काम मैं करूंगा। ये सुनकर सब लोग चौंक गए। क्या प्लान बनाया था प्रशांत ने? क्या प्रशांत का प्लान कामयाब होगा? क्या वो खुद की जान खतरे में डालकर अनामिका को अपने जाल में फंसा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला एपिसोड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अगर तुम्हारे दादाजी होते तो तुम्हें यह पागलपन कभी नहीं करने देते, इसलिए मैं भी तुम्हें यह नहीं करने दूंगा। प्यारेलाल ने गुस्से में कहा, मैं अंकल जी से सहमत हूं। तुम अपने बूढ़े शरीर को देखो। हाँ, तुम में अनामिका से लड़ने की हिम्मत नहीं है। मेरी मानो तो अपनी जगह विजय को भेज दो। प्रिया ने कहा, अनामिका बहुत ही चालाक औरत है। अगर उसे औरत कहा जाए तो उसको यह पहचानने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी कि मेरी जगह विजय आया है, और पूरा प्लान बेकार हो जाएगा। प्रशांत ने सबको समझाया, मुझसे अच्छा शिकार उसको और कोई नहीं मिलेगा। मुझे हर हालत में अनामिका को पकड़ना ही है, और उसके लिए मैं बकरा बनने को तैयार हूं। अब मैं तुम में से किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से सोच लिया है। हम जगह जगह पर उसको पकड़ने के लिए जाल बिछाएंगे, गड्ढे खोद कर रखेंगे, और जानवर को पकड़ने वाला कांटा भी लगाएंगे। इस बार वो हमारे हाथ से नहीं बच सकती। प्रशांत ने कहा, तुमसे तो कुछ भी कहना भैंस के आगे बीन बजाना है। फिलहाल तो मुझे बहुत नींद आ रही है। प्रिया ने जम्हाई लेते हुए कहा, नींद तो मुझे भी आ रही है। प्यारेलाल ने भी कहा, एक काम करो, तुम लोग जाकर सो जाओ, मुझे प्लान को पूरा करना है। प्रशांत ने कहा। प्रशांत ने पूरे प्लान की ब्लूप्रिंट तैयार की और सोने जा ही रहा था कि अचानक उसे किसी ने आवाज लगाई, बॉस, दुकान से कुछ खरीदना है। प्रशांत पीछे पलटने से पहले ही सहम गया। उसने ना तो बाहर कोई कदमों की आवाज सुनी और ना ही दुकान में किसी की आने की आहट। प्रशांत समझ गया था कि यह ग्राहक कोई विशेष ग्राहक था। प्रशांत ने पलट कर देखा। दुकान पर एक 40 वर्षीय आदमी काले कोट पैंट में खड़ा था। उसकी आंखें भी उसके कपड़ों की तरह ही काली थी। उसकी आंखें एकदम नीरस और गहरी काली थी। ना तो उनमें कोई चमक थी, ना ही कोई भाव। और उस आदमी ने अपने शरीर पर लोहे की चेन, घंटियां, बांसुरी, घुंघरू, चंदन की माला वगैरह लटका रखी थी। प्रशांत वो सब देखते ही सोच में पड़ गया कि अब उन सब का क्या मतलब होगा। तभी वो आदमी मुस्कुराया और बोला, मुझे अगरबत्ती चाहिए। प्रशांत ने दुकान में पलट कर देखा। वहां पर 2 पुराने अगरबत्ती के पैकेट और स्टैंड रखे थे। शायद वो सदियों से उस दुकान पर थे। प्रशांत ने अगरबत्ती और स्टैंड पर से धूल हटाकर उस आदमी को देते हुए कहा, मेरे पास ये 2 अगरबत्ती और स्टैंड है। बहुत खूब, बहुत सुंदर है, काफी पुराने लगते हैं। मैं ये दोनों वस्तुएं ले लूंगा। वैसे तुम्हारी दुकान में अब सामान कम होता जा रहा है, नया सामान लेने का समय आ गया है। आदमी ने प्रशांत को देखते हुए बोला। प्रशांत ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। प्रशांत उसे वो अगरबत्ती और स्टैंड देने ही जा रहा था कि वो आदमी बोला, मुझे ये सजा कर दे दो, ये तोहफा मुझे किसी को देना है। ये सुनकर प्रशांत हैरान हो गया। अंतिम संस्कार की दुकान पर भला गिफ्ट रैपिंग थोड़ी होता है। तभी प्रशांत को याद आया, उस दिन घर साफ करते समय उसने कुछ गिफ्ट के डब्बे देखे थे। प्रशांत ने अंदर जाकर पुरानी अलमारी में से 2 गिफ्ट के डब्बे निकाल कर ले आया। ये तोहफे के डब्बे शायद तुम्हें पसंद आए। इन पर कुछ प्राचीन नक्काशी का डिजाइन बना है। मैं इसके अंदर स्टैंड रखकर लाल रंग के रिबन से बांध देता हूँ। कहते हुए प्रशांत ने दोनों स्टैंड को गिफ्ट पैक करके आदमी को दिया। बहुत खूब, मुझे बेहद पसंद आया। कितना पैसा हुआ? आदमी ने पूछा। प्रशांत को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कितने पैसे बोले, तो बात को बनाते हुए उसने कहा, वही जो पहले दिया करते थे। आदमी ने हंसते हुए अपने कोट की पॉकेट में से 2 सिक्के निकाले और कहा, इसीलिए मुझे तुम्हारी दुकान पसंद है, अच्छा सामान और वाजिब दाम। प्रशांत सिक्कों को देख रहा था कि वो आदमी दुकान से जाने लगा। फिर अचानक वो रुका और पलटकर प्रशांत को देखने लगा। उसने अपनी जेब में से एक इनविटेशन कार्ड निकाला और प्रशांत को दिया। मेरे बच्चे,
आज अमावस्या है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मगर पहले ये निमंत्रण स्वीकार करो। ये तुम्हारा खाने पीने और खुशी मनाने का समय है। प्रशांत ने इनविटेशन कार्ड को ध्यान से देखा। फिर उसने जाते हुए आदमी से पूछा, मुझे नहीं पता कि यह दावत की जगह कहां पर है। इस जगह जाते कैसे हैं? वो आदमी जाते जाते रुक गया और बिना पलटे ही बोला, बस बाहर निकलकर दाहिने हाथ मुड़ जाना। 100 मीटर की दूरी पर तुम्हारा ठिकाना है। आज जरूर जाना। तुम्हें पता है ना कहने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। इतना कहते ही वो आदमी दुकान से बाहर गया और रात के अंधेरे में गायब हो गया। प्रशांत ने उसका पीछा करना ठीक नहीं समझा। पहले प्रशांत ने निमंत्रण पर नजर डाली, फिर उसने उन 2 सिक्कों को ध्यान से देखा। कैसे अजीब सिक्के हैं। उसकी तरह ये सिक्के भी दोनों काले हैं। पता नहीं किस धातु के बने हैं और कितने ठंडे हैं। और मजेदार बात यह है कि इस पर किसी भी तरह का कोई चिन्ह नहीं बना। प्यारेलाल चाचा से पूछता हूं, शायद उन्हें इस बारे में कुछ पता हो। प्रशांत प्यारेलाल को नींद से उठाकर नीचे दुकान पर ले आया। ये निमंत्रण पत्र और सिक्के दोनों ही अजीब दिख रहे हैं। ये बात तो तय है कि जिसने भी ये दिया है वो मानवीय नहीं है, प्यारेलाल ने कहा। इस दुकान का कोई भी ग्राहक मानवीय नहीं है। इतने दिनों में तो मैंने किसी भी इंसान को कुछ खरीदते हुए ही नहीं देखा, प्रशांत ने बोला। चाचा जी, आपको क्या लगता है कि यह आदमी वो कुएं वाला होरी होगा? उसने मुझे याद दिलाया कि आज अमावस है, मगर इससे पहले मैंने कभी भी होरी को ऐसी वेशभूषा में नहीं देखा है, प्रशांत ने कहा। यह कहना तो बड़ा मुश्किल है। होरी को इस तरह से दुकान में आने की क्या जरूरत है, प्यारेलाल ने कहा। तो अब मैं क्या करूं? इस दावत में चलना है क्या? और यहां से दाहिने हाथ से 100 मीटर पर कौन सी जगह है? प्रशांत ने प्यारेलाल से पूछा। जहां तक मुझे याद है वहां एक पुराना बरगद का पेड़ है और उस पेड़ पर टिड्डियों का वास है, प्यारेलाल ने प्रशांत को बताया। तो इस इनविटेशन कार्ड में उस पेड़ का पता दिया है? प्रशांत ने पूछा। अरे रुको रुको, अभी याद आया। तुम्हारे दादाजी ने उस पेड़ का जिक्र एक बार किया था। उन्होंने बताया था कि बरगद के पेड़ पर देवता विराजमान होते हैं, मगर इस पेड़ पर टिड्डियों का वास था, इसलिए इस पेड़ पर काली शक्तियों ने अपना डेरा जमा लिया था। उस पेड़ की 3 बार दक्षिणाव्रत परिक्रमा करनी है और फिर 3 बार विपरीत दिशा में परिक्रमा करनी है। ऐसा करने से वहां पर कुछ दिखता है। अब क्या दिखता है ये तो नहीं पता, और ये सब सच है कि नहीं ये भी नहीं पता, प्यारेलाल ने कहा। ठीक है, चलो चलकर देखते हैं। प्रशांत ने सिक्कों को जेब में डाला और प्यारेलाल के साथ दुकान के बाहर चला गया। वैसे भी उस आदमी ने चेतावनी दी है कि दावत पर नहीं पहुंचने से अंजाम बुरा होगा, इसलिए जितना पता है उतना तो करना ही पड़ेगा। हाँ। चलते चलते प्रशांत ने प्यारेलाल से कहा। कुछ ही मिनटों में वो दोनों बरगद के पेड़ के सामने खड़े थे। मेरे कंधे पर हाथ रखो और कस के पकड़े रहना। पहले हम आंख खोलकर 3 बार घड़ी की सुई की दिशा में चक्कर लगाएंगे, फिर आंख बंद करके 3 बार विपरीत दिशा में चक्कर लगाएंगे, प्यारेलाल ने प्रशांत से कहा और चक्कर लगाना शुरू कर दिया। 3 चक्कर के बाद प्यारेलाल रुक गया और उल्टी दिशा में पलट गया। चलो अब तुम अपनी आंखें बंद करो और 3 बार इस पेड़ की परिक्रमा करो, प्यारेलाल ने प्रशांत को कहा। मगर आंख क्यों बंद करनी है? रात के 12 बजे हम पेड़ के पास ऐसी हरकतें करेंगे तो लोग हमें पागल कहेंगे, प्रशांत ने कहा। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने 3 चक्कर लगा लिए? तुमसे जितना कहा जाए तुम उतना ही करो, फालतू के सवाल मत किया करो, प्यारेलाल ने गुस्सा होते हुए कहा। ठीक है, आंख बंद करके चक्कर लगाता हूं, प्रशांत ने कहा और चक्कर लगाने लगा। उसे समझ में नहीं आया कि उसने कितने चक्कर लगाए, मगर अचानक ही एक चमकती रोशनी उसकी आंखों में पड़ने लगी। प्रशांत ने अपनी आंखें खोली। अरे ये कौन सी जगह है? इस जगह का तो जैसे नक्शा ही बदल गया, प्रशांत ने कहा। ये पेड़ तो अभी भी वैसा ही लग रहा है, प्यारेलाल ने पेड़ की तरफ नजर डालते हुए कहा। मगर ये रोशनी कहां से आ रही है? ना तो आकाश में चांद है और ना ही सूरज, फिर भी इतनी तेज रोशनी।
प्यारेलाल ने हैरान होते हुए कहा, और यहाँ की हर चीज काली या सफेद है? घास, पत्थर, पेड़, किसी भी चीज में रंग नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना देख रहे हैं, मगर यह सपना बिल्कुल हकीकत के जैसा लग रहा है। प्रशांत ने इधर उधर देखते हुए कहा, यहाँ आ गए हैं तो दावत में शामिल हो जाते हैं। सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, उस पर चलकर देखते हैं कि कहां तक लेकर जाता है, प्यारेलाल ने कहा और उस पतले से रास्ते पर चलने लगा। प्रशांत प्यारेलाल के पीछे पीछे चलने लगा। सामने ऐसा लग रहा है जैसे कोई शहर है, कुछ लोग भी आते जाते दिख रहे हैं, मगर ये कह पाना मुश्किल है कि वो आदमी है या भूत, पर यह दिखने में बहुत ही अजीब है। प्रशांत ने अगल बगल के लोगों को देखते हुए प्यारेलाल से कहा, शायद यही वो दावत की जगह है। सामने बहुत ही विशाल गेट बना हुआ है और वहां पर खड़े हुए दो आदमी, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ चेक करके अंदर भेज रहे हो। प्यारेलाल ने कहा, ये दो आदमी भी बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसे वो आदमी जो दुकान पर न्योता देने आया था। फर्क बस इतना है कि उसने काले कपड़े पहने थे और इन्होंने सफेद। प्रशांत ने कहा, क्या कर रहे हैं ये लोग? हमारे पास कोई टोकन तो नहीं है? प्रशांत ने प्यारेलाल से पूछा। एक काम करते हैं, वो इनविटेशन कार्ड दिखा देते हैं, शायद उसको दिखाकर अंदर जाने दें, प्यारेलाल ने बोला। गेट पर पहुंचकर प्रशांत ने इनविटेशन कार्ड गार्ड को दिखाया। प्यारेलाल और प्रशांत ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इनविटेशन कार्ड को देखकर गार्ड का व्यवहार बदल जाएगा। दोनों गार्ड कार्ड को देखकर प्यारेलाल और प्रशांत के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर उन्होंने अंदर से इशारा करके अपने जैसे बहुत सारे गार्ड को बुला लिया। सारे गार्ड्स एक लाइन में लगकर हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रशांत ने कहा, ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये हमारा विशेष प्रकार से स्वागत कर रहे हैं? जिस आदमी ने ये निमंत्रण दिया है वो कोई खास आदमी होगा। ये इनविटेशन कार्ड भी औरों से अलग है, शायद ये कार्ड विशेष अतिथियों के लिए है, प्यारेलाल ने कहा। देखो भाई, जैसा देश वैसा भेष। अब तुम भी इन लोगों की तरह कम बोलो और हम चुपचाप अंदर चलते हैं, प्यारेलाल ने कहा और हाथ जोड़ते हुए दावत की तरफ चल दिया। प्रशांत भी प्यारेलाल के पीछे पीछे चलने लगा। अंदर जाते ही प्रशांत और प्यारेलाल ने एक अनोखा ही नजारा देखा। यहाँ पर तो बहुत सारी दुकानें हैं, प्रशांत ने धीरे से प्यारेलाल से कहा। ये सब लोग ये क्या बेच रहे हैं? मूर्तियां, अगरबत्ती के स्टैंड, जपने वाली माला, मोमबत्ती और ना जाने क्या क्या, मगर ना तो ये बेचते हुए दिख रहे हैं और ना ही कोई ग्राहक खरीदते हुए दिख रहा है। अजीब ही जगह है। प्यारेलाल वो सब देखते हुए आगे चल रहा था। तभी प्रशांत ने प्यारेलाल को रोका और उसके कान में कहा, क्या तुमने ध्यान दिया? यहाँ जो सामान दिख रहा है वो दादाजी की दुकान के सामान की तरह लग रहा है। प्यारेलाल ने भी अब ध्यान से देखा और कहा, बात तो तुम सही कह रहे हो, इनमें से बहुत सी चीज वैसी ही दिखती है जैसी दुकान पर रखी है। क्या तुम्हें लगता है कि दादाजी ने भी कभी यहाँ आकर यह सब सामान खरीदा होगा? प्रशांत ने पूछा। प्यारेलाल ने अपने कंधे उचकाए और कहा, मुझे इस बात की कोई खबर नहीं है। फिर प्रशांत और प्यारेलाल आगे चलने लगे और थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़े से महल के सामने आ गए। हाँ, इतना बड़ा महल मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, प्यारेलाल ने कहा। प्यारेलाल और प्रशांत दोनों अपना सर ऊपर करके महल की चोटी को निहार रहे थे। जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ महल ही दिख रहा है। क्या ऐसा महल हकीकत में भी होता है? प्रशांत ने कहा। वैसे महल के दरवाजे की नक्काशी बहुत ही महान और प्राचीन दिखती है। मुझे तो शक हो रहा है कि यह सब सच है या सपना, प्रशांत ने कहा। तो अंदर भी चलकर देखना चाहिए, प्यारेलाल ने कहा। आखिरकार असली दावत तो महल के अंदर ही होगी। ये कहते हुए प्रशांत और प्यारेलाल महल के अंदर चले गए। आखिरकार क्या होने वाला था महल में? अंदर जाकर वो क्या देखने वाले थे? क्या उस दावत में कुछ विशेष होने वाला था? और उन दो सिक्कों का क्या मतलब था? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। प्रशांत और प्यारेलाल
उस महल की व्यवस्था को देखकर हैरान हो गए जहां वो दावत के निमंत्रण पर पहुंचे थे। दरवाजे पर दो आदमी खड़े थे जो सफेद वस्त्र पहने थे। लगता है ये भी इस गेट के गार्ड हैं। और ठीक पहले वालों की तरह ये समझ में नहीं आ रहा कि आदमी है कि भूत। प्रशांत ने प्यारेलाल के कान में फुसफुसाया, अंदर चलकर देखते हैं कि माजरा क्या है। भीड़ इतनी ज्यादा है मगर कोई भी बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं ये लोग बिना बात किए जिंदा कैसे हैं। प्यारेलाल ने कहा, वही तो मुझे भी लग रहा है कि ये लोग जिंदा भी है कि नहीं, प्रशांत ने कहा। प्रशांत ने भीड़ में अपने पैरों को उठाते हुए आगे देखा और बोला, भीड़ तो बढ़ती जा रही है। मेन हॉल में शायद बैठने की जगह भी नहीं है। ऐसा करते हैं यहीं बाहर टेबल चेयर पर बैठ जाते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। क्या होना है, दावत में आए हैं, कुछ खाना पीना तो मिलना चाहिए। प्यारेलाल ने अपने दोनों हाथ मलते हुए कहा, वहां देखो वहां पर एक जगह खाली है, चलो जल्दी से चलकर वो कुर्सी घेर लेते हैं। प्यारेलाल ने प्रशांत को इशारा करते हुए कहा। प्रशांत और प्यारेलाल जल्दी से कुर्सी पर बैठ गए। मेज पर बैठे बाकी लोगों को वो नहीं जानते थे। अगर कोई प्रशांत को देखकर मुस्कुराता तो प्रशांत भी जवाब में मुस्कुरा देता। तभी वहां पर कोई आया और खाना सर्व करने लगा। सबके सामने रखी हुई प्लेट पर कुछ धनिये की पत्ती रखकर चला गया। ये क्या, धनिये की पत्ती? भला दावत में कोई धनिया खाता है? प्यारेलाल ने मुंह बनाते हुए कहा। प्यारेलाल और प्रशांत एक दूसरे का मुंह देख ही रहे थे कि तभी वहां पर किसी ने आकर उनको 2 गिलास पकड़ा दिए। लगता है इसमें अंग्रेजी शराब है। प्यारेलाल ने ग्लास को सूंघते हुए कहा, चलो कुछ तो अच्छा मिला। कहते हुए प्यारेलाल ने गिलास में से एक घूंट लिया और उसका मुंह बन गया। ये क्या बकवास है, ये तो सिर्फ पानी है जो अंग्रेजी शराब की तरह महक रहा है। प्यारेलाल की बात सुनते ही प्रशांत की हंसी छूट गई। इसी को शायद घास फूस खाना और पानी से निकलना कहते हैं। प्रशांत ने अपने ग्लास का पानी पीते हुए कहा, वैसे ये पानी पीने के बाद धनिया खाने का मन कर रहा है। प्यारेलाल ने कहा और धनिये की पत्ती को अपने मुंह में रख लिया। अरे पत्ती का टेस्ट तो कुछ अलग है, प्यारेलाल ने कहा। हाँ, धनिया जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। शायद पानी पीने के बाद इन चीजों का स्वाद बदल जाता है, प्रशांत ने कहा। धीरे धीरे वहां पर और खाना परोसे जाने लगा। एक प्लेट में कोयले जैसा कुछ रखा गया। ये तो धनिया की पत्ती से भी बुरा है। अब ये कोयला कौन खाएगा? प्यारेलाल ने कोयले का टुकड़ा हाथ में उठाते हुए कहा। प्रशांत ने पहले अपना गिलास खाली किया और फिर कोयले का टुकड़ा उठाकर एक बार में पूरा मुंह में रख लिया। पहले तो प्रशांत ने अपनी नाक सिकोड़ी और फिर अचानक ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अरे ये कोयला तो एकदम गुलाब जामुन जैसा है, प्रशांत ने मुंह में भरे हुए कोयले को खाते हुए कहा। थोड़ी देर में दावत उनके लिए एक खेल बन गया था। बार बार अपना गिलास खाली करते और वो शराब वाला पानी फिर से भर जाता। ये तो देखने में पनीर जैसा लग रहा है। चलो आखिरकार कुछ खाने लायक तो दिया। प्रशांत ने प्लेट में रखे हुए पनीर को देखते हुए कहा, इस माया नगरी में जो दिखता है वो वैसा होता कहाँ है? प्यारेलाल ने पनीर का एक टुकड़ा अपने मुंह में डालते हुए कहा। फिर उसने अपनी दोनों आंखें बंद करके एक गंदा सा चेहरा बनाया। ये तो एकदम नींबू की तरह खट्टा है, इसको निगलने के लिए अब पानी पीना पड़ेगा। कहते हुए प्यारेलाल ने एक ही बार में वो पूरा गिलास खाली कर दिया। प्रशांत ने इधर उधर देखा, फिर साहस करते हुए पनीर के टुकड़े को मुंह में रख लिया और तुरंत पानी से निगल लिया। मुझे लगता है ये जो भी दे रहे हैं उसे खा लेना ही बेहतर होगा। अगर खाना छोड़ दिया और कुछ गड़बड़ हो गई तो पता नहीं कैसे संभालूंगा, प्रशांत ने अपने आप से कहा। दावत खत्म होते ही प्यारेलाल और प्रशांत ने सबसे हाथ जोड़कर नमस्ते किया और महल के अंदर चले गए। यहाँ की सजावट तो बाहर की सजावट से भी ज्यादा भव्य है। अगर ये सब रंगीन होता तो कितना सुंदर दिखता। प्यारेलाल वहां की भव्यता देखकर बोल उठा, ये दुकानों में क्या बेच रहे हैं? प्रशांत ने पूछा। प्रशांत और प्यारेलाल एक दुकान के सामने रुक गए और बोर्ड को पढ़ने लगे। सोमरस, अर्जुन वाटी, अमृत की गोली, सुंदरता की छाल। प्यारेलाल ने पढ़ा और पूछा, ये सब किस तरह की दवाइयां हैं? चलो
कुछ खरीद कर देखते हैं। प्रशांत ने कहते हुए अपनी जेब से एक काले रंग का सिक्का निकाल लिया। फिर वो सिक्का उसने दुकानदार को दिया और उंगली से बोतलों की तरफ इशारा किया। दुकानदार ने भी बिना कुछ बोले एक बोतल उठाई और दवाई एक लिफाफे में पैक करके प्रशांत को दे दी। दुकानदार ने प्रशांत को दवाई के साथ कुछ सिक्के भी वापस किए। ये सिक्के आकार में तो काले सिक्के की तरह ही हैं, मगर सफेद रंग के हैं। लगता है काला सिक्का महंगा है और सफेद का मूल्य उससे कम है। प्रशांत ने सिक्कों को जेब में रखते हुए प्यारेलाल से कहा। प्रशांत और प्यारेलाल आपस में बात कर रहे थे कि अचानक उनके पीछे कोई आकर खड़ा हो गया। प्रशांत और प्यारेलाल ने पलटकर सामने खड़े हुए व्यक्ति को देखा और दोनों हैरान रह गए। उनके सामने खड़ा आदमी उनसे कदकाठी में लंबा और मोटा था। दोनों अपना सर उठाकर उसके चेहरे को देख रहे थे। वो आदमी अपने कंधे पर भार उठाया हुआ था और उन दोनों के सामने मुस्कुरा रहा था। प्रशांत ने प्यारेलाल को कोहनी मारी और पूछा, ये हमें देखकर मुस्कुरा क्यों रहा है? प्यारेलाल फुसफुसाया, लगता है कहीं चलने का इशारा कर रहा है, चुपचाप इसके पीछे चलते हैं। कहते हुए प्यारेलाल और प्रशांत उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगे। अरे ये कहाँ लेकर जा रहा है? यहाँ तो लोग भी कम हो रहे हैं और जगह सुनसान होती जा रही है। मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। प्यारेलाल ने इधर उधर देखते हुए कहा। प्रशांत ने भी आसपास नजर दौड़ाई और बोला, लगता है ये सामने वाले गलियारे में लेकर जा रहा है। हाँ, लोग तो बहुत कम हो गए हैं, मगर जरूर इसके पास कुछ खास है जो ये हमें अकेले में दिखाना चाहता है। वो लंबा हट्टा कट्टा आदमी प्रशांत और प्यारेलाल को एक छोटी सी गली में ले गया। गली में उन तीनों के सिवाय और कोई नहीं था। उस आदमी ने कंधे से भार उतारा और जमीन पर रख दिया। पोटली खोलते ही वहां एक छोटी सी दुकान की तरह बन गई। वो आदमी तरह तरह के सामान प्रशांत को दिखाने लगा। प्यारेलाल और प्रशांत दोनों हर एक वस्तु को ध्यान से देख रहे थे। तभी प्यारेलाल ने प्रशांत को अपनी तरफ खींचा और उससे कहा, वहां उस बोतल को देखो, उस पर लिखा है एरावत का खून। कहते हुए प्यारेलाल की आंखें चमक रही थी। प्रशांत ने कुछ याद करने की कोशिश की। फिर उसने प्यारेलाल से कहा, अघोरी की उस लाल किताब में कई बार एरावत के खून का जिक्र किया गया है। लगता है ये कुछ बहुत जरूरी चीज है। वास्तव में तो एरावत इंद्र का हाथी है। क्या तुम्हें लगता है कि ये असली एरावत का खून होगा? प्यारेलाल ने प्रशांत से पूछा। यहाँ की हर एक वस्तु नायाब और प्राचीन है, शायद एरावत का खून हो भी सकता है, प्रशांत ने कहा और उस बोतल को अपने हाथ में उठा लिया। फिर प्रशांत ने अपनी जेब में से सफेद कलर का सिक्का निकाला और उस लंबे आदमी को दे दिया। लंबे आदमी ने सिक्के को देखकर मुस्कुराया और प्रशांत को बोतल के साथ साथ कुछ यंत्र लिखने वाले कागज भी दिए। लगता है इन कागज के टुकड़ों पर इस खून से यंत्र बनाए जाते हैं। वास्तव में तो ये पेपर के टुकड़े अलग अलग रंग के होने चाहिए, प्यारेलाल ने कहा। मगर यहाँ तो सब काला और सफेद ही दिखता है। इस दुकानदार ने सफेद सिक्के वापस नहीं किए। इसका मतलब इसने बचे हुए पैसों की जगह हमें ये कागज दिए हैं, प्रशांत ने हिसाब करते हुए बोला। फिर प्रशांत ने उस आदमी को देखकर नमस्कार किया और धीरे से मुस्कुराया। प्रशांत ने अपनी उंगली से जमीन की रेत पर कुछ लिखा और दुकानदार को इशारा करके पढ़ने के लिए कहा। जमीन पर प्रशांत ने लिखा था, यहाँ पर लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? दुकानदार ने प्रशांत के शब्दों को पढ़ा, फिर रेत पर हाथ फेरकर अपनी उंगली से भी कुछ लिख दिया। शैतानी लोग शैतानी आत्माओं को खाते हैं। यह पढ़कर प्रशांत को बहुत ताज्जुब हुआ। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, प्यारेलाल ने भी वो पढ़ लिया और प्रशांत से कहा, मैंने हमेशा सुना है कि आत्माएं लोगों को सताती और खाती हैं। आज पहली बार सुन रहा हूं कि लोग भी किसी तरह से आत्माओं को खा सकते हैं। प्रशांत ने भी कुछ सोचते हुए हाँ में सर हिलाया और प्यारेलाल से कहा, अभी तक तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पर सिर्फ आत्माएं हैं। इसमें जो लिखा है उससे लगता है कि यहाँ पर शैतानी लोग भी हैं। फिर प्रशांत ने जमीन पर दुकानदार के लिए एक और सवाल लिख दिया, क्या ये माया नगरी है? प्रशांत का सवाल पढ़कर वो लंबा हट्टा कट्टा दुकानदार थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। उसने जमीन पर कुछ लिखा और तुरंत अपनी पोटली बांधकर वहां से जाने को तैयार हो गया, इससे पहले कि प्रशांत लिखा हुआ पढ़ पाता। दुकानदार ने प्रशांत के हाथ में धीरे से कुछ थमाया
और गलियारे से बाहर चला गया। प्रशांत उस दुकानदार को बाहर जाता हुआ देखता रहा। तभी अचानक प्यारेलाल और प्रशांत का ध्यान उस लिखावट पर गया। ये पाताल लोक है, कोहरा होने से पहले यहां से चले जाना, नहीं तो धरती पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। ये पढ़कर प्रशांत की टेंशन बढ़ गई। क्या सच में पाताल लोक जैसा कोई लोक होता है? और कोहरा, ये किस कोहरे की बात कर रहा है? प्रशांत ने पूछा। प्रशांत ने जब ये बोला कि तभी अचानक से वहां पर कोहरा होने लगा। प्यारेलाल ने जमीन पर लिखी हुई लिखावट को जल्दी से अपने पैर से मिटा दिया और प्रशांत का हाथ पकड़ा और कहा, जल्दी करो, यहां से भागकर उस पेड़ पर जाना है। अगर उस बरगद के पेड़ तक नहीं पहुंच पाए तो हम इस पाताल लोक में हमेशा के लिए फंस जाएंगे। प्यारेलाल प्रशांत का हाथ पकड़कर भाग रहा था। प्रशांत ने प्यारेलाल से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि जो उसने लिखा है वो? प्रशांत अपनी बात को पूरा नहीं कर पाया कि प्यारेलाल ने उसको डांटते हुए कहा, अपने सवाल अपने पास रखो, यह समय बहस करने का नहीं है। चुपचाप यहां से पहले भागते हैं, उसके बाद में कुछ सोचेंगे। बरगद के पेड़ तक पहुंचते पहुंचते कोहरा बहुत घना हो चुका था। प्यारेलाल और प्रशांत ने दोबारा 3-3 बार पहले की तरह पेड़ की परिक्रमा की कि तभी दोनों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली बार जब दोनों ने आंखें खोली तो वो बनारस की गली में थे। चारों तरफ अंधेरा था। प्रशांत ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। ये क्या, इसमें तो सिर्फ 12:01 हुआ है। प्रशांत ने हैरान होते हुए प्यारेलाल से कहा, हम सिर्फ 1 मिनट के लिए यहां से गए थे। प्रशांत को समय पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर प्रशांत ने अपनी जेब में हाथ डाला। ये बोतल और कागज के टुकड़े और 7 बचे हुए पैसे, ये सब कुछ मेरे पास है, तो इसका मतलब ये सब हकीकत थी, प्रशांत ने कहा। प्यारेलाल ने इधर उधर देखा, फिर प्रशांत का हाथ पकड़ते हुए कहा, ये सारा सामान यहां बाहर मत निकालो, दुकान पर चलो, वहां चलकर इनको ध्यान से देखते हैं। दुकान पर आते ही प्रशांत ने बोतल और कागज के टुकड़ों को मेज पर रख दिया। ये कागज के टुकड़े तो अलग अलग रंग के हैं, वहां पर ये सब सफेद दिख रहे थे, प्रशांत ने कहा। और इस बोतल को देखो, प्यारेलाल ने बोतल हाथ में उठाते हुए कहा, इसमें एरावत का खून सही में लाल रंग का है। प्रशांत ने जेब में से सारे सिक्के निकाले। ये सफेद सिक्के तो बचे हुए पैसे हैं, मगर ये अजीब सी चीज क्या है? प्रशांत ने प्यारेलाल को दिखाते हुए कहा। प्यारेलाल ने प्रशांत से वो अनोखा लाल रंग का सिक्का लिया। इतना सुंदर लाल रंग का सिक्का जिस पर सुनहरे रंग से कुछ चिन्ह बने हुए हैं, लगता है मैंने इसको कहीं देखा है, प्यारेलाल ने सोचते हुए कहा। अरे ये तो वैसा ही सिक्का है जिसको दिखाकर लोग दावत में जा रहे थे। प्रशांत को एकदम से याद आया, तो ये हमारा पाताल लोक में वापस जाने का जरिया है, प्यारेलाल ने कहा। प्यारेलाल ने सारे सामान को ध्यान से देखा और कहा, वहां की हर एक चीज बहुत ही नायाब ढंग से बनाई गई है, इतनी अच्छी कारीगरी मैंने कभी नहीं देखी। लगता है दुकान को रात को खोलने का जरूर कुछ फायदा हुआ है। हाँ, वो अगरबत्ती और उसका स्टैंड जरूर ही कीमती होगा उनके लिए, प्रशांत ने कहा। मैंने कई बार तुम्हारे दादाजी को ऐसी नायाब वस्तुएं बनाते हुए देखा है, उनकी कारीगरी वाकई सराहनीय थी। मैंने उन्हें पन्ने की नक्काशी करते हुए भी देखा था। अगर वो तुम्हें कहीं मिले तो उसको संभाल के अपने पास रखना। क्या तुमने ये सब कभी दादाजी से नहीं सीखा? प्यारेलाल ने प्रशांत से पूछा। जब दादाजी ये सब कर रहे थे तब मैं चोरों को पकड़ने में बिजी था, और अब मुझे अनामिका को पकड़ने का काम करना है। पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये सारी चीज तुम्हें अपने पास रखनी चाहिए। जब तुम अनामिका को पकड़ने जाओगे तब ये तुम्हारे काम आने वाली है, प्यारेलाल ने प्रशांत को हिदायत दी। उन अनोखी वस्तुओं में ऐसा क्या था? अनामिका को पकड़ने में वो प्रशांत के क्या काम आने वाली थी? क्या अनामिका को पकड़ने के प्लान में प्रशांत कामयाब होने वाला था? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। अगली सुबह प्रशांत प्यारेलाल और मेनका के साथ अपनी दादाजी वाली शव वाहिनी लेकर निकल पड़ा था।
बनारस की गलियों में अपने शिकार की तैयारी का सामान लेने के लिए। तुम्हें पता है ना हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? प्यारेलाल ने पूछा। चिंता मत कीजिए चाचा जी, मैं पूरे सामान की लिस्ट तैयार करके निकला हूँ और मैंने पता भी लगा लिया है कि शिकार करने के लिए सबसे अच्छा सामान किस बाजार में मिलेगा। प्रशांत ने कहा। अरे वाह, मेरे साथ रहकर तुम तो होशियार हो गए हो, प्यारेलाल ने हंसकर कहा। प्रशांत और मेनका ये सुनकर मुस्कुराए। प्रशांत उन्हें बनारस की तंग गलियों के भीड़ भरे बाजारों में घुमा रहा था और छांट छांट कर जानवरों के शिकार में काम आने वाले सामान इकट्ठे कर रहा था। बड़े बड़े लोहे के जाल, स्टील की कीलें, मजबूत रस्सियां और शिकार के हथियार। घूमते घूमते प्रशांत ने एक लोहार की दुकान के सामने गाड़ी रोकी। प्यारेलाल बोले, अरे अब इससे क्या लेना है, छेनी और हथौड़ा? सबसे जरूरी सामान तो यहीं से लेना है। मैंने कल रात को इसको बड़ा सा लोहे का पिंजरा तैयार करने को कहा था। जानवर बड़ा है तो पिंजरा भी तो बड़ा और मजबूत होना चाहिए, प्यारेलाल ने मेनका से कहा। देखा, हो गया है ना होशियार मेरी संगत में। तीनों मुस्कुराते हुए प्रशांत के घर लौटे, लेकिन इस बार प्रशांत ने अपनी गाड़ी घर के पीछे वाली गली की तरफ रोकी। मेनका ने पूछा, गाड़ी पीछे क्यों पार्क कर रहे हैं आप? प्रशांत मुस्कुरा कर बोला, जब कोई पीछे पड़ा हो तो गाड़ी पीछे ही पार्क करनी पड़ती है मेनका। वो अनामिका मुझ पर नजर रखे हुए है। अब मैं भी पीछे की दीवार से कूद कर ही अंदर जाऊंगा और आप लोग भी यहाँ पीछे की तरफ से ही टैक्सी लेकर अपने घर जाएंगे, सामने से नहीं, ओके? मेनका बोली। वाकई में आप पापा के साथ रह रहकर होशियार हो गए हैं। तीनों जोर से हंसे और प्रशांत दीवार कूद कर अंदर आया और प्यारेलाल और उनकी बेटी टैक्सी लेकर चले गए। प्रशांत ने बड़े ही शातिर अंदाज में अनामिका को धोखा देने के लिए अपना जाल और शिकार की सारी व्यवस्था शहर से बाहर एक ऐसी आधी बनी हुई बिल्डिंग में की थी जिस पर केस चल रहा था और जहां ना तो कोई आता था और ना कोई जाता था, यानी किसी और के फंसने का कोई चांस ही नहीं था। आधी रात के बाद प्रशांत ने वो शिकार का पूरा सामान, पिंजरा, जाल, कीले और अन्य हथियार अपने पुलिस वाले दोस्तों की मदद से उस आधी बनी हुई इमारत के अंदर अच्छी तरह से लगवा दिए थे। प्रशांत इतना पुख्ता इंतजाम करना चाहता था कि उसने खुद हर एक जाल और पिंजरे और बाकी सारे सामान को बार बार जाकर चेक किया और जब उसे तसल्ली हो गई तब वो वहां से निकला। प्रशांत को सारी रात नींद भी नहीं आई। सुबह वो सबसे पहले तैयार होकर अपने शिकार वाले अड्डे यानी उस आधी बनी इमारत में पहुंचा और फिर वहां से उसने प्रिया और विजय और प्यारेलाल को फोन करके अपने शिकार वाले अड्डे पर बुलाया। उस दिन प्रशांत ने जानबूझकर अपने लिए बहुत ही निर्जन और सुनसान रास्ता चुना जिससे कि अनामिका उस पर हमला कर सके और वो उसे फंसाकर अपने शिकार वाले अड्डे यानी उस आधी बनी इमारत की तरफ ले जाए। लेकिन ना जाने उस दिन अनामिका कहां गायब हो गई थी। सारा दिन कुछ भी नहीं हुआ। ये दुष्ट अनामिका आज कहां मर गई? कहीं उसे हमारी प्लानिंग और उस अड्डे का पता तो नहीं चल गया? प्रशांत को शक हुआ। ऐसे ही इंतजार करते करते 3 दिन बीत गए थे। अनामिका का कुछ भी पता नहीं चला था। ना तो वो कोई हरकत कर रही थी और ना ही कोई ऐसा संकेत दे रही थी जिससे कि उसके होने का एहसास हो। चौथे दिन प्रशांत पूरी तरह से परेशान हो गया और सोचने लगा, ये शातिर अनामिका आखिर गई कहां? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? चौथे दिन शाम को प्रशांत की अंतिम संस्कार वाली दुकान पर प्रिया, विजय, मेनका और प्रशांत सब लोग मौजूद थे। दुकान के अंदर एकदम शांति थी। सब लोग एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। प्रशांत ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अब जब हमारा पूरा प्लान चौपट हो गया है तो उसे फंसाने के लिए हमें खुद ही कोई पहल करनी पड़ेगी। मेनका बोली, हो सकता है वो अपनी चोट के ठीक होने का इंतजार कर रही हो। आपने कहा था ना कि उसे गोली लगी थी। हाँ, गोली तो लगी थी। क्या वो मर गई है? प्रिया ने पूछा। इतना आसान नहीं है ऐसे शैतान का मरना। अगर मर गई होती तो उसकी डेड बॉडी जरूर मिलती। यहां तो कुछ भी नहीं पता चल रहा है, प्रशांत ने कहा और फिर प्रिया से पूछा, वो रुबीना की जांच में क्या पता चला? प्रिया ने कंधे उचकाते हुए कहा, उसके घर में कोई सुराग नहीं मिला। मुझे लगता है कि अनामिका के पास पैराडाइज बिल्डिंग के रूम नंबर 604 की तरह और कोई जगह भी है छुपने की।
शांतिवन के पास वाली ब्लू डायमंड बिल्डिंग। प्रशांत ने कहा। यह सुनकर सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। प्रशांत ने सबको समझाते हुए कहा, पिछली बार जब उसने खुद को बिल्डिंग से कूदने के लिए मजबूर किया था तो उसने वो पता यूं ही नहीं चुना होगा, कोई तो वजह होगी। 1 मिनट, मैंने उस बिल्डिंग में जांच की थी, वहां पर रुबीना के नाम पर एक किराए का घर मिला है, प्रिया ने कहा। प्रिया ने अपना मोबाइल फोन निकाला और प्रशांत को एक वीडियो दिखाया जो कि रेंटल हाउस का एक वीडियो था। घर की सजावट साधारण थी, दीवार पर काले रंग के कपड़े लटक रहे थे, लेकिन पैराडाइज बिल्डिंग के फ्लैट 604 की तरह वहां खून की लाल रंग की पेंटिंग नहीं थी। लेकिन वीडियो में जब बाथरूम का दरवाजा खुला तो प्रशांत का हृदय थोड़ा कांप गया, क्योंकि पैराडाइज बिल्डिंग में जो लाल रंग की पेंटिंग थी वो उस घर में भी थी। प्रिया ने कहा, इस कमरे में कुछ भी नहीं मिला और पैराडाइज बिल्डिंग की तुलना में यहाँ के बारे में बहुत कम पता है। इसके बाद जब हमने पूरी तरह से रुबीना का पता लगाया तब हमें उसके नाम पर किराए पर लिए गए 2 और घर मिले, लेकिन उसको गोली लगने के बाद वो कोई भी घर या इसके आसपास नहीं दिखी है, ना ही कहीं वो अपना इलाज कराने गई है। हॉस्पिटल के बाहर के सीसीटीवी में क्या है? प्रशांत ने पूछा। हमें जितना हो सके सीसीटीवी फुटेज देखनी चाहिए, हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। हमने अस्पताल के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए हैं और आसपास की सड़कों के सीसीटीवी फुटेज भी इकट्ठे किए हैं, लेकिन हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला, प्रिया ने कहा। प्रशांत ने लंबी सांस ली, कुर्सी पर पीठ टिकाकर कुछ सोचने लगा। मेनका ने भी वो वीडियो देखा और हैरानी के साथ पूछा, दीवार पर इस चिन्ह का क्या मतलब है? प्रशांत ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसने पिछली बार पैराडाइज बिल्डिंग के बाहर मिले पागल आदमी को याद किया। शायद उसने अनामिका का घर देखा है और उसे यह पता था कि अनामिका इन चिन्हों का उपयोग किस तरह से करती है। अगली सुबह प्रशांत जल्दी उठकर अपनी शव वाहिनी गाड़ी लेकर पैराडाइज बिल्डिंग पहुंचा और उसी बुढ़िया के घर का दरवाजा खटखटाया जिससे वो पिछली बार भी मिला था। बुढ़िया ने दरवाजा खोला और बड़े उत्साह से कहा, अरे आप अंदर आइए। अरे नहीं, प्रशांत ने हंसते हुए मना किया और पूछा, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इस इमारत में लगभग 30 साल का कोई ऐसा आदमी रहता है जो पतला दुबला कमजोर सा है और थोड़ा सनकी भी है? ओह, मैं समझ गई, वो पागल है, वो बहुत ही कम बाहर निकलता है। वो फ्लैट नंबर 404 में रहता है और शायद अब तक सो रहा होगा, बुढ़िया बोली। थैंक यू, कहते हुए प्रशांत सीधा फ्लैट 404 पर गया। दरवाजे को खटखटाया, लेकिन बहुत समय तक कोई भी जवाब नहीं मिला। प्रशांत दरवाजा खोलने की जुगाड़ सोच ही रहा था कि तभी दरवाजा खुला। उस आदमी ने प्रशांत को घूरा और पूछा, कौन हो तुम? मुझे तुमसे कुछ पूछना है, प्रशांत ने कहा और सीधा घर में घुस गया। प्रशांत घर को गौर से देख रहा था, तभी उसे अपने पीछे तेज हवा जैसा कुछ महसूस हुआ। वो पलटा, वो हैरान हो गया। उस आदमी के हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। प्रशांत के कुछ समझने से पहले ही उसने अचानक प्रशांत पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। लकीली प्रशांत के पास ऐसे हमलों का सामना करने का अनुभव था। पीछे हटने की बजाय उसने सीधे ही उस आदमी की बाहों को पकड़ा और उसके पेट में जोर से मुक्का मारा। वो आदमी दर्द में चिल्लाया और उसने एक हाथ से अपना पेट पकड़ा। प्रशांत ने आसानी से उसके हाथ से लंबी कुल्हाड़ी छीन ली और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लड़के मुझ पर हमला करने की? मुझे मारना चाहते थे? उस आदमी ने दर्द से कराहते हुए पेट पकड़ा, पीछे हटता रहा और चिल्ला रहा था, दूर हो जाओ, तुम भी उस कमरे में रहे हो, तुम शैतान हो, तुम मुझे मार डालोगे। प्रशांत बोला, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हें जेल में पहुंचा सकता हूं। मैं तुम्हें अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में 10 साल जेल में बंद करवा सकता हूं। आओ, आ जाओ, मुझे और घायल करो। जितना मुझे घायल करोगे सजा और बढ़ेगी और शायद मौत की सजा भी मिल जाए। लो, मारो। प्रशांत ने कुल्हाड़ी को उस आदमी के हाथ में दिया। आदमी ने अपना हाथ बिजली की गति से वापस लिया और कोने में दुबक कर बैठ गया और बड़बड़ाने लगा, तुम शैतान हो, तुम शैतान हो। प्रशांत के चेहरे पर एक बड़ी हंसी आई। हाँ, मैं शैतान हूं, चलो
तुमसे कुछ सवाल पूछता हूं। अगर तुम सही जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। प्रशांत ने अचानक कुल्हाड़ी को पकड़ा और उसके सिर पर मारने लगा। तभी वो आदमी चिल्लाया और जल्दी से अपने हाथों से सिर को ढक लिया। चिल्लाता हुआ बोला, मैंने कहा मैं सब बताऊंगा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। प्रशांत ने हंसते हुए कहा, गुड। तो पहला सवाल, तुम्हारा नाम क्या है? आदमी ने डरते हुए कहा, मेरा नाम राजू है साहब। प्रशांत समझ गया था कि उसने अपना नाम झूठा बताया था। प्रशांत ने अब उसे जोर से थप्पड़ मारा और कहा, तुम्हारी हकीकत जानने के लिए यह भी तरीका है राजू? असली नाम बता। मुझे माफ करें साहब, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे ना मारे। राजू ने बड़बड़ाते हुए कहा, तुम डरो मत, अगर तुम सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अब सच बताओ, तुम्हारा असली नाम क्या है? मनसुख मेहता। उम्र? 34। घर में कितने लोग हैं? सिर्फ मैं। माँ बाप कहाँ हैं? जी मर गए। पत्नी या बेटी नहीं है? सब मर गए। सब मर गए? प्रशांत ने हैरानी से पूछा, उनकी मौत कैसे हुई? उनकी मौत कैसे हुई? मनसुख बुरी तरह से दुखी हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की, जैसे वो सब याद कर रहा हो। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो बोला, मेरे माँ बाप बीमारी से मर गए, मेरी बेटी कार एक्सीडेंट में मर गई और मेरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। प्रशांत को उससे बड़ी सहानुभूति हुई। उसने धीरे से कहा, ओह, यह सुनकर दुख हुआ मनसुख। ये बताओ, तुमने ऊपर रूम नंबर 604 में क्या देखा था? मनसुख ने जब रूम नंबर 604 की बात सुनी तो वो कांप सा गया। उसने अपनी आंखें खोली और गहरी सांस लेने लगा। कोई बात नहीं, हाँ, आराम से सोचो। प्रशांत ने बड़े प्यार से कहा, घबराओ मत, मेरे होते हुए कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब बताओ, 604 में तुमने क्या देखा? 604? मनसुख के होंठ कांप रहे थे। वो दर्द भरी आवाज में बोला, उस दिन मैं छत पर सूख रहे कपड़े उतारने गया था। जब मैं नीचे आ रहा था, मेरी नजर 604 पर पड़ी, क्योंकि उस रूम में रहने वाली औरत कुछ अजीब सी लगती थी, इसलिए कुछ ज्यादा ही उत्सुकता थी मुझे। मैंने उसके रूम में बने एक छोटे से झरोके में से झांका। अंदर का माहौल एकदम लाल रंग का नजर आया। मेरी उत्सुकता और बढ़ी। मैंने सीढ़ियों से ऊपर जाकर एक और झरोके से कमरे के अंदर झांका तो मैं हैरान रह गया। क्यों? ऐसा क्या देखा तुमने अंदर? प्रशांत की भी उत्सुकता बढ़ गई थी। मनसुख की आंखें चौड़ी हो गई थी। वो बोला, मैंने एक औरत को देखा जो उस घर में बैठी हुई थी, जिसकी दीवार से लाल रोशनी आ रही थी। उसने अपनी खुद की चमड़ी कपड़ों की तरह उतारी और फिर जमीन पर पड़ी एक दूसरी औरत की चमड़ी भी उसी तरह उतारी और फिर टुकड़ा टुकड़ा करके खुद के चेहरे पर चिपकाती गई। उसकी चमड़ी भी इसके साथ साथ ठीक होती जा रही थी और अंत में वो दूसरी औरत बन गई, लेकिन उसका शरीर टुकड़ों में था, जैसे कोई टूटी हुई मिट्टी की हंडी ग्लू से जुड़ी हुई हो। और फिर उसने उस औरत के पेट में हाथ डाला, उसका जिगर, दिल, फेफड़े और किडनी निकाली और इन सभी चीजों को अपने शरीर के साथ बदल दिया। पल भर में वो कोई और ही औरत बन गई थी। प्रशांत बोला, कोई और औरत बन गई थी? मनसुख बोला, हाँ, बिल्कुल एकदम अलग शक्ल सूरत वाली, एकदम ऐसी ना। प्रशांत अपनी जेब से रुबीना की फोटो निकालकर उसे दिखाते हुए बोला। फोटो देखते ही मनसुख की आंखें फटी की फटी रह गई थी। क्या मनसुख खोलेगा इस फोटो से और भी कई राज? क्या है अनामिका के रुबीना बनने का राज? क्या अब अनामिका को ढूंढना हो जाएगा आसान? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। मनसुख, ठीक से देखो, पक्का ना ये वही औरत है?
प्रशांत ने अनामिका का फोटो दिखाते हुए कंफर्म किया। हाँ साहब, बिल्कुल पक्का। उस दिन रूम नंबर 604 वाली औरत सारे मानवीय अंग बदलकर ऐसी ही दिख रही थी। मनसुख बोला। ये रूप लेने के बाद उस 604 वाली औरत ने आगे क्या क्या किया, फिर क्या हुआ ये बताओ, प्रशांत ने पूछा। फिर हाँ, फिर दीवार पर बने हुए वो अजीब रहस्यमय आकृतियां और निशान अचानक हिलने लगे और फिर दीवार में एक बड़ा काला सा छेद बन गया। फिर उस औरत ने वो मरी हुई दूसरी औरत के शरीर को और बाकी जितने भी अंदर के अंग उसने बदले थे सबको उस काले छेद में फेंक दिया और फिर धीरे धीरे वो छेद अपने आप बंद हो गया और फिर मैं वहां से भाग निकला, मनसुख बोला। प्रशांत ने उसका कंधा थपथपाकर कहा, थैंक यू ये सारी जानकारी देने के लिए। और एक बात याद रखना, आज जो बातें तुमने मुझे बताई हैं वो किसी और को मत बताना, वरना फिर तुम्हें कोई बचा नहीं सकेगा, समझे? अब समझ गया, मैं कभी किसी को भी ये बातें फिर से नहीं कहूंगा, मनसुख ने गंभीरता से वादा किया। प्रशांत ने जाते जाते देखा कि मनसुख के आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और जितने भी रुपए उसकी जेब में थे निकालकर मनसुख के हाथ में रखे और कहा, खुश होकर जियो, याद रखना तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें ऊपर से देख रहे हैं, उन्हें निराश मत करना। हाँ धन्यवाद, कहकर भरी आंखों से मनसुख प्रशांत के गले लग गया। पैराडाइज बिल्डिंग से बाहर निकलकर प्रशांत सीधा पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ा। रास्ते में प्रशांत सोच रहा था, इसका मतलब यह अनामिका अपनी त्वचा बदलने में भी माहिर है, इसीलिए बेचारी रुबीना उसका शिकार बन गई और इस चक्कर में बिना मतलब फंस गई। अब समझ में आया कि यह शातिर अनामिका बाहर क्यों नहीं निकल रही, क्योंकि वो फिर से किसी मासूम शिकार की त्वचा उतारकर उसके शरीर के सारे अंग लेकर फिर से अपनी पहचान बदलने में लग गई होगी। और जैसा कि मनसुख ने बताया था कि उसने अपने सारे अंग निकालकर बदले थे, अगर ऐसा है तो अब उसे नई त्वचा और अपने अंगों को ठीक से काम करने देने के लिए वक्त चाहिए होगा, इसीलिए वो अब कहीं आ जा नहीं रही होगी। प्रशांत ने सोचा, मतलब अब ये शैतान अनामिका फिर से किसी अननोन जगह में छुपकर किसी नए मासूम का शिकार करके अपनी पहचान बदल कर आएगी, यानी फिर से एक नए चेहरे के साथ हम लोगों के सामने आएगी और हमें ना चाहते हुए भी हर चेहरे पर शक करना पड़े। यानी अब इस अनामिका को अपने जाल में फंसाना और भी मुश्किल हो गया। प्रशांत ये सब सोचता हुआ गाड़ी चला रहा था। यह जानकारी मिलने के बाद प्रशांत बुरी तरह से बेचैन हो गया। उसने अचानक अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और तेजी से पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगा। तभी प्रशांत के मोबाइल पर प्रिया का फोन आया। हेलो प्रशांत, अभी के अभी हाईवे की सर्विस लेन के यार्ड नंबर 36 में पहुंचो, मुझे तुम्हें कुछ सरप्राइज देना है, प्रिया ने कहा। प्रशांत बोला, प्रिया अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है, अभी मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं, मुझे अस्पताल और रोड वाले सीसीटीवी फुटेज वापस चेक करने हैं, अभी मेरे पास तुम्हारे सरप्राइज के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। प्रिया चिढ़कर बोली, मेरे सरप्राइज के लिए टाइम नहीं है? ठीक है, मैं भी पहुंचती हूँ पुलिस स्टेशन, तुम्हारे सारे सीसीटीवी फुटेज हटा दूंगी, देखती हूँ कैसे करते हो तुम अपना काम। प्रशांत हंसकर बोला, अच्छा अच्छा बाबा, धमकी मत दो, पहुंचता हूं अभी मैं। फोन रखकर प्रशांत ने तेजी से हाईवे जाने वाली रोड की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ दी। यूं तो हाईवे पर बहुत ट्रैफिक रहता था, लेकिन 36 नंबर यार्ड की तरफ जाने वाली सर्विस रोड अक्सर खाली और सुनसान रहती थी। उस रोड के दोनों तरफ बड़े घने पेड़ होने की वजह से वहां पर होने वाली कोई गतिविधि भी नजर नहीं आती थी। कुल मिलाकर वो एक बहुत ही घना, हरा भरा, सुनसान सा रास्ता था। प्रशांत उस सर्विस रोड से होता हुआ 36 नंबर यार्ड तक पहुंचा। दरअसल वो यार्ड एक बहुत पुराना सरकारी कारखाना था जो बहुत समय से बंद था। प्रशांत ने उसके सामने गाड़ी पार्क की और वहां प्रिया पहले से ही मौजूद थी। चारों तरफ कचरे का ढेर लगा हुआ था जिसमें से बहुत बदबू आ रही थी। प्रशांत ने अपनी नाक बंद की, तभी सामने से दौड़ती हुई प्रिया आई और प्रशांत के गले लग गई। प्रशांत बोला, इससे सुंदर और खुशबूदार जगह नहीं मिली थी तुम्हें मिलने के लिए, प्रिया बोली। खबर सुनने के बाद तुम्हें इसमें से खुशबू आने लगेगी, प्रशांत बोला। क्या तुम्हें प्रमोशन मिल गया क्या? सीधा पुलिस कमिश्नर बन गई हो क्या?
मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, प्रिया ने कहा। यह सुनकर प्रशांत दंग रह गया और बोला, ये खुशखबरी है? अरे पूरी बात तो सुनो। मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और मैंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को ज्वाइन कर लिया है और मैंने टीम लीडर रक्षित गुप्ता से भी बात कर ली है। अब आज के बाद मेरे नए बॉस होंगे तुम, प्रशांत कुमार मिश्रा। प्रिया ये कहते हुए मुस्कुराने लगी। प्रशांत हैरान होकर बोला, क्या? प्रिया बोली, सब्र करो जरा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, जरा नजर घुमाकर वहां देखो। प्रशांत ने उस तरफ देखा तो विजय मुस्कुराता हुआ उस जर्जर इमारत से बाहर निकलता हुआ बोला, और दूसरी खबर यह है कि मैं भी इस्तीफा दे रहा हूं। सोचा अकेला हूं, क्या करूं, तुम्हारे साथ मिलकर सब मजे करेंगे। प्रशांत ने पहले तो हैरानी से देखा और फिर चिल्लाया, पागल हो गए हो क्या तुम दोनों? तुम्हें पता है ना कितना खतरा है मेरे मिशन में? अरे पुलिस डिपार्टमेंट में तो जिन अपराधियों से हम डील करते थे वो जीते जागते इंसान होते हैं, पर मैं जिन लोगों के साथ लड़ रहा हूं वो इंसान नहीं है। उनसे निपटने के लिए मैं तुम दोनों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता और हम तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ज्वाइन करने वाली हूं। इसमें खतरे बड़े हैं, जिम्मेदारी बड़ी है और मैं उन खतरों और जिम्मेदारियों से नहीं डरती। हाँ, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं तो कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। हाँ, और तुम किसी और को अपने साथ रख लेना। प्रिया गुस्से में भड़क कर बोली। प्रशांत चिढ़कर बोला, तुम लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? क्यों जिद कर रहे हो? विजय उसके पास आकर बोला, बात को समझने की जरूरत तुम्हें है प्रशांत। हम लोगों ने पुलिस फोर्स क्यों ज्वाइन की है? मुफ्त की तनख्वाह पाने के लिए नहीं, इसलिए कि हम खतरनाक अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाए, समाज में से गुनाह को जितना हो सके खत्म कर दे। किसी को तो यह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना प्रशांत। सब अगर जिम्मेदारी से भागेंगे तो यह जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर यह जिम्मेदारी उठाएं। प्रशांत कुछ टाइम के लिए एकदम शांत हो गया, फिर लंबी सांस लेकर बोला, ठीक है, अब जब तुम लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो मैं तो यही कहूंगा कि आइए, स्वागत है मेरी खतरों की दुनिया में। प्रिया अभी भी गुस्से में थी और मुंह फुलाए हुए थी। प्रशांत ने यह बात नोट की। पहले का प्रशांत होता तो इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करता और अपने काम में लग जाता, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिंदगी और मौत के खेल में जिस तरह प्रिया ने और विजय ने उसका साथ दिया था वो उनकी अहमियत समझ गया था। इसलिए वो धीरे से मुस्कुराकर प्रिया के पास गया और बोला, अब गुस्सा थूक भी दो इंस्पेक्टर प्रिया, मुझे तुम्हारे साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सच बात तो यह है कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता रहती है। तुम्हें जरा सी भी चोट लगती है तो मैं टेंशन में आ जाता हूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ प्रिया, ये सच कह रहा है। पिछली बार जब तुम्हें गोली लगी थी ना, तब ये भाई साहब अस्पताल के कॉरिडोर में जाकर कोने में बैठकर आंसू बहा रहे थे। ये बात सुनकर प्रिया ने पलटकर प्रशांत की तरफ देखा। वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और रोती हुई बोली, और तुम्हें पता है प्रशांत, तुम्हें जरा सी भी चोट लगती है ना तो पूरी रात मैं सो नहीं पाती, घबरा जाती हूं। और इस बार तुम फिर इस हाल में पहुंच गए हो। मुझे पता नहीं कि हम दोनों का साथ कहां तक का है, लेकिन मैं चाहती हूं कि यह साथ जितना भी हो हम दोनों साथ मिलकर गुजारें। यह सुनकर प्रशांत की आंखें भी थोड़ी नम हो गई थी। वो प्रिया के पास गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम जैसे दोस्त जो है मेरे पास, और मैं कोशिश करूंगा कि हम दोनों लंबे समय तक एक दूसरे के साथ काम करें और ज्यादा से ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारे। ये सुनते ही प्रिया रोती हुई प्रशांत के गले लग गई। प्रशांत भी अपने आप को रोक नहीं पाया और प्रिया को अपनी बाहों में ले लिया। बस करो पगलो, रुलाओगे क्या? हम भी हैं यहाँ, विजय ने कहा। दोनों चौंक कर अलग हुए। देखा कि विजय बाहें फैलाए खड़ा था। तीनों मुस्कुराकर गले मिले। प्रिया ने झट से अपने आंसुओं को पोंछा, खुद को संभाला और फिर लंबी सी सांस लेकर बोली, अब वैसे मुझे पता है प्रशांत, तुम्हें अमीर लड़कियां पसंद है। अगर तुम्हें कियारा पसंद है और अगर वो भी तुम्हें चाहती है
तो तुम दोनों आराम से घूमो और खुश रहो, क्योंकि मेरे लिए तो तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जिंदगी में कोई अफसोस लेकर इस दुनिया से जाओ। पल भर के लिए प्रशांत एकदम शांत हो गया। उसे समझ में ही नहीं आया कि प्रिया की बात पर वो क्या कहे, क्योंकि वो खुद नहीं जानता था कि कियारा के लिए उसके दिल में क्या है, मोहब्बत या हमदर्दी। अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर उसके लिए जान देने का जज्बा क्यों है? प्रशांत के पास जवाब नहीं था और प्रिया को तो जैसे जवाब का ही इंतजार था। उन दोनों को इस दुविधा से विजय ने बाहर निकाला और बोला, चलो भाई चलो, हाँ बहुत सारा काम करना है, नए ऑफिस की शुरुआत करनी है कि नहीं। ये कहते हुए विजय गाड़ी में से झाड़ू लेकर आया और सीढ़ियों की सफाई शुरू करने लगा। प्रशांत ने हैरान होकर उससे पूछा, नया ऑफिस मतलब? प्रिया बोली, अरे हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ये तो बताना ही भूल गई। प्रशांत, हमारे लीडर रक्षित ने ये खुशबूदार और शानदार जगह खास तौर से हमारे ऑफिस के लिए अरेंज किया है, क्योंकि यहाँ कोई आता जाता नहीं है, इसलिए ये बहुत ही सुरक्षित जगह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका हमें कोई किराया भी नहीं देना पड़ेगा और पानी और बिजली का जो भी बिल हम देंगे वो हमें वापस मिल जाएगा। और हमारे मिशन और ऑपरेशंस को चलाने के लिए क्या मिलेगा? खाली पानी और बिजली? प्रशांत ने पूछा। प्रिया बोली, अरे बाबा पूरी बात तो सुन लो, उसके लिए हमें 30 लाख रुपए सालाना बजट मिलेगा। उससे ऊपर अगर खर्चा हुआ तो वो भी हम क्लेम कर सकेंगे, ठीक है ना? प्रशांत मुंह बनाकर बोला, इतना कम कंजूसी भरा बजट? अरे हम 40,000 रुपए महीने से ज्यादा की तनख्वाह पाने वाले लोग हैं, कुछ तो सोचा होता। 30 लाख रुपए सालाना मतलब 2.5 लाख रुपए महीना। हमारा खाना पीना, आना जाना, पेट्रोल के खर्चे और मिशन में लगने वाले खर्चे, सब कुछ काटने के बाद बचेगा ही क्या? बात को समझो प्रसाद, हमारा मिशन एक सीक्रेट मिशन है और हम इसके बारे में खुलकर बात भी नहीं कर सकते। सरकार से इतना ही पास हुआ है और वैसे भी हमारा मकसद कमजोर और मजबूर लोगों की मदद करना है, तो हमें कम से कम खर्चे में सब काम करने ही पड़ेंगे, प्रिया बोली। प्रशांत ने कुछ कहना चाहा, लेकिन प्रिया ने बीच में ही काटते हुए कहा, और वैसे भी तुम्हें बजट की टेंशन लेने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तो है ना तुम्हारी अमीर गर्लफ्रेंड कियारा, वो तुम्हें कुछ जेब खर्च नहीं देती क्या? पिछली बार मैंने देखा था वो तुम्हें एक बहुत मोटा चेक काट कर दे रही थी। अब वैसे कितने का था वो चेक? अरे वो तो उसने ऐसे ही मुझे गरीब देखकर मदद की थी। अब क्या मैं उस मदद की नुमाइश करके शहर भर में इतराता फिरूं? हाँ, प्रशांत ने कहा। फिर विजय ने पूछा, वैसे वो चेक था कितने का? प्रशांत ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, कुछ ज्यादा नहीं, बस 40-50 लाख का रहा होगा। यह सुनकर प्रिया और विजय की आंखें चौड़ी हो गई। प्रशांत चिढ़कर बोला, अब बहुत हो गई बेकार की बातें। उस संजीवनी अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज मंगाओ और मुझे दिखाओ। मुझे अनामिका के बारे में और जानकारी निकालनी है, विजय ने कहा। संजीवनी अस्पताल और उसके आसपास का फुटेज मैं चेक कर रहा हूं। वैसे उसमें एक बात अजीब सी है, कहते हुए विजय ने पुलिस स्टेशन के नेटवर्क में लॉगिन किया और सीसीटीवी फुटेज के वीडियो को प्ले किया। उस फुटेज में एक मोटा आदमी संजीवनी हॉस्पिटल के बाहर दिख रहा है और पास वाले मॉल में जाता हुआ दिख रहा है। विजय बोला, इस आदमी की मूवमेंट सस्पिशियस है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। हो ना हो ये अनामिका ही है जिसने अपना हुलिया बदल दिया है और ये पास वाले मॉल में जाने के बाद पूरी तरह लापता हो गया है। ये देखकर प्रशांत की आंखें चमक उठी। उसने हंसकर कहा, कभी कभी लापता चीजें भी असली पता बता जाती हैं। जरूरी नहीं है कि जो नजर ना आए वो सचमुच में ना हो। यह सुनकर विजय और प्रिया एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ना मिलने के बाद भी क्या मिल गया था प्रशांत को? क्या वो मोटा आदमी सच में अनामिका ही थी? अपना रूप बदलने में माहिर अनामिका को कैसे पकड़ेगा प्रशांत? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। प्रशांत ने विजय से आसपास की और सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करने को कहा। अगले दिन प्रशांत, विजय और प्रिया फिर से जुट गए सीसीटीवी फुटेज खंगालने में। विजय ने कहा, प्रशांत, मैंने तुम्हारे आने से पहले ये सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया है।
इसमें कुछ ऐसा मिला है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। ये कहते हुए विजय ने फुटेज प्ले किया और बोला, ये संजीवनी हॉस्पिटल के पीछे वाले गेट का फुटेज है। प्रशांत और प्रिया ने फुटेज पर गौर किया, जिसमें एक लाल कोट पहने एक औरत दिख रही थी। उसे दिखाते हुए विजय बोला, ये औरत वो नर्स रूबीना है। उसने एक लाल कोट पहना था ताकि उसके शरीर पर खून के निशान ज्यादा दिखाई ना दे, और उसने अपने बाल भी काट लिए थे और अपने कपड़ों के अंदर एक तकिया डालकर गर्भवती होने का नाटक किया, और इसने मेक श्योर किया कि कोई भी फुटेज में इसका चेहरा अच्छे से ना दिख पाए। प्रशांत बोला, चेहरा भले ही ना दिख रहा हो, लेकिन इसकी एक्टिविटीज तो दिख रही है ना, उसको ट्रैक किया? विजय ने कहा, हाँ, लेकिन उस अनामिका ने एक और औरत को उससे भी पहले यहां प्लांट कर रखा था, जिसकी कद काठी रूबीना जैसी थी, और हमें गुमराह करने के लिए पहले उसे हॉस्पिटल से बाहर भेजा। हम उसे रूबीना समझकर ट्रैक कर रहे थे। तब तक वो अनामिका गर्भवती महिला का नाटक करके हमारी आंखों के सामने घूमती रही और हम गलत औरत को ट्रैक करते रहे। ऐसी चालें चलना अनामिका का ही काम हो सकता है, वो बहुत चालाक है। प्रशांत ने सहमति में सिर हिलाया। प्रिया ने सीसीटीवी फुटेज की तरफ इशारा करते हुए पूछा, तो तुमने ये कैसे निश्चित किया कि ये औरत रूबीना है? विजय रहस्यमयी हंसी के साथ मुस्कुराया, प्रशांत की ओर देखते हुए कहा, भाई प्रशांत, तुम अंदाजा लगाओ कैसे पता चला हमें। प्रशांत ने लाल कपड़े पहने हुई महिला को फुटेज में देखते हुए कहा, उसकी कलाई के आसपास वो चोट के निशान साफ दिख रहे हैं, जो चोट उसे पिछली बार लगी थी। एकदम सही, विजय ने कहा और आगे बोला, इसके बाद हमने अस्पताल के पास के सभी चौराहों और दुकानों की सीसीटीवी पर ध्यान लगा दिया, लेकिन ये औरत बहुत चालाक थी। उसने पहले एक कपड़े की दुकान में जाकर कुछ कपड़े खरीदे और फिर एक ऐसी गली में जाकर बदल के आई जहां सीसीटीवी नहीं था, और ये गलियां सभी दिशाओं में खुलती है। अब ईश्वर ही जाने कि वो किस गली से बाहर निकली। अब प्रशांत, तुम ही बताओ कि इस सिचुएशन में हम उसे कैसे ट्रैक करते। प्रशांत ने थोड़ी देर सोचा और कहा, सबसे पहले उस दुकान जाकर चेक करना चाहिए कि उसने कौन कौन से कपड़े खरीदे थे। करेक्ट, हमने यही किया। और तुम्हें पता है कि इस औरत ने कुल 10 सेट कपड़े खरीदे थे, विजय ने कहा। तो उसके बाद तुमने वो दुकान से बिके हुए कपड़े पहने लोगों को स्कैन करना शुरू किया? प्रशांत ने पूछा। हाँ, हमने गलियों के बाहर के सभी सीसीटीवी कैमरे देखे और सारे लोगों को स्कैन करना शुरू किया और देखा कि किसी ने उस 10 सेट में से कोई कपड़े पहने हैं कि नहीं, लेकिन ऐसा कोई नहीं दिखा। फिर तुम्हें उस मोटे आदमी के बारे में कैसे पता चला जिसका फुटेज तुमने कल दिखाया था? प्रिया ने पूछा। दरअसल उस औरत ने उन 10 सेट कपड़ों में से कुछ कपड़े खुद पहन लिए और मोटा आदमी बन गई। ये बात हमें दर्जनों बार फुटेज देखने के बाद में समझ में आई। विजय ने बात करते करते एक और फुटेज दिखाई, जिसमें वो ही मोटा आदमी दिखाई दे रहा था जो बैंगनी नीली कमीज और मास्क पहने हुए था। उसका वजन कम से कम 100 किलोग्राम जितना दिख रहा था। उसके छोटे बाल थे और वो बड़ी मुश्किल से चल रहा था। अच्छा, और ये बात तुम्हें उसका सिर देखकर समझ में आई होगी, है ना? उसने अपने बाल को शॉर्ट कर लिया और उसने एक के ऊपर एक कपड़े पहन लिए, लेकिन सिर को मोटा नहीं कर सकी। देखो, उसका सिर पूरी तरह से मोटा नहीं है। वीडियो देखते हुए प्रशांत बोला। विजय ने हाँ में सर हिलाया। प्रिया बोली, मतलब ये अनामिका की बच्ची पहले प्रेग्नेंट औरत बनी, फिर मोटा आदमी। हद है यार धोखा देने की। हाँ, जब ये मोटा आदमी हमारी नजर में आया तब हमें लगा कि हमारी जांच सही दिशा में जा रही। हम इसकी हर मूवमेंट ट्रैक करने लगे। बस प्रॉब्लम ये थी कि इसने मास्क भी पहना था, लेकिन उसका हमारी नजरों से बचना मुमकिन नहीं था। एक सीसीटीवी फुटेज में हमने उसे इस नालंदा शॉपिंग मॉल में जाते देखा था, विजय ने कहा। वैसे तो शॉपिंग मॉल में बहुत भीड़ होती है और सीसीटीवी से लोगों की जांच करना और भी मुश्किल हो जाता है, विजय बताता रहा। प्रशांत ने कहा, हाँ वाकई ये मुश्किल रहा होगा। फिर कैसे दिखी ये, मतलब दिखा ये मोटा आदमी? लकीली इस नालंदा मॉल में कई सीसीटीवी कैमरे हैं, विजय हंसी में बोला। हमने इस मोटे आदमी को टॉयलेट में जाते हुए देखा, लेकिन सीसीटीवी कैमरा बहुत दूर था, इसीलिए चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं दिख सकता था। और काफी देर का फुटेज चेक करने के बाद भी ये टॉयलेट में से बाहर नहीं आया। हम कंफ्यूज हो गए क्योंकि रात तक वो मोटा आदमी बाहर नहीं आया। क्योंकि
अनामिका ने वापस रूप बदल लिया था। अब की बार वो एक महिला सफाई कर्मचारी बन गई थी। महिला सफाई कर्मचारी ही अनामिका है, ये तुम्हें कैसे पता चला? प्रिया ने पूछा। बताता हूं। विजय ने हंसते हुए एक और सीसीटीवी फुटेज दिखाया और कहा, मैंने उस शौचालय से बाहर निकलने वाले सभी लोगों पर नजर रखी। ये देखो, अलग अलग चेहरे, कदकाठी के लोग दिख रहे थे, लेकिन वो मोटा नहीं दिख रहा था। तभी ये सफाई कर्मचारी देखो, ये देखो, इसने मास्क और ढीले कपड़े पहने हुए और इसका शरीर रुबीना के जैसा ही लग रहा था। और अंदर जाते हुए उस मोटे आदमी के अलावा कोई भी मास्क पहने हुए नहीं था। मतलब ये ही अनामिका है। प्रशांत ने पूछा। फिर तुमने इस सफाई कर्मचारी पर ही अपना पूरा ध्यान लगा दिया, राइट? विजय ने एक और सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए कहा, राइट प्रशांत, ये मॉल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज है। देखो, सफाई वाली ने वही कपड़े और मास्क पहने हुए मॉल छोड़ा। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी, तो बाद में हमने मॉल में पूछताछ की तो पता चला कि असली वाली सफाई कर्मचारी को इस शैतान औरत ने टॉयलेट में बेहोश करके उसके कपड़े ले लिए थे और उसे वहां टॉयलेट में ही बंद कर दिया था। हमने मॉल के बाहर वाले सीसीटीवी फुटेज में देखा तो वो सफाई वाली औरत बाहर आई और एक बस में बैठ गई। प्रशांत ने पूछा, फिर बस से वो कहां चली गई, पता चला? विजय बोला, हम उसको इंडस्ट्रियल पार्क तक ही ट्रेस कर पाए। वो वहां उतरी और उसके आगे के रास्ते में सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, इसलिए इसके बाद हम उसको नहीं देख पाए। प्रिया ने कहा, अनामिका पहले रुबीना, फिर मोटा आदमी और बाद में सफाई वाली बनी ताकि हमारी आंखों में धूल झोंक सके। लेकिन हमने इंडस्ट्रियल पार्क के आसपास नजर रखी हुई है और हमें जल्दी ही कुछ नया पता लगने की उम्मीद है। प्रशांत ने कहा, ओह अब समझा। वो शैतान अनामिका अब जंगलों और पहाड़ों में जाकर स्किन चेंज नहीं करेगी। शायद उसने इंडस्ट्रियल पार्क के आसपास कोई नई जगह ढूंढ ली होगी। स्किन चेंज? अब ये क्या नया नाटक है? विजय ने चौंकते हुए पूछा। प्रशांत ने कहा, अनामिका स्किन बदलने में भी माहिर है। वो किसी की भी स्किन निकाल कर खुद पर लगा सकती है। प्रिया ने चौंकते हुए पूछा, व्हाट? किसने बताई तुम्हें यह बकवास? प्रशांत ने कहा, बकवास नहीं कर रहा, मेरे पास चश्मदीद गवाह है इसका। विजय चौंका। चश्मदीद गवाह? कौन? प्रशांत ने उन दोनों को मनसुख से हुई मुलाकात और उसके द्वारा बताई गई पूरी कहानी विस्तार से बताई, जिसे सुनने के बाद विजय और प्रिया के मुंह खुले के खुले रह गए। वो बुरी तरह से हैरान थे। विजय ने कहा, मतलब उस अनामिका ने रुबीना की स्किन और बॉडी पार्ट्स बदलकर खुद को रुबीना बनाया था। तुमने पहले कहा कि इस मनसुख की मानसिक हालत ठीक नहीं है, तो यह भी तो हो सकता है कि यह पूरी कहानी मनगढ़ंत हो और उसके दिमाग की उपज हो। उस पागल की बात पर कैसे विश्वास कर सकते हैं हम? प्रिया ने पूछा। प्रशांत ने कहा, मुझे विश्वास है कि यह सच है। जिस तरीके से उसने वो घटना बताई, वो कोई मानसिक रोगी सोच भी नहीं सकता। अब हमें इस घटना को ही सच मानकर अपनी जांच को उस दिशा में बढ़ाना चाहिए। चलो अब इसको इस एंगल से जांचते। अपने पुराने ऑफिस से वो तीनों बाहर निकले और इंडस्ट्रियल पार्क पहुंचे। वहां पर सारी जगहों में उन्होंने जाकर जांच की। आखिर में एक शराब की भट्टी बची जिसकी जांच नहीं हुई थी क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। उन्होंने बाकी जांच अगले दिन करने का फैसला किया और वापस घर लौट आए। उस रात प्रशांत ने अपना वादा पूरा किया और प्रिया, विजय, प्यारेलाल और मेनका को शानदार पार्टी दी। सबने जी भर के खाया पिया, खूब मस्ती की और फिर अगली सुबह अपनी जांच जारी रखते हुए शराब की भट्टी पहुंचे। वहां पर कड़ी जांच पड़ताल करने के बाद भी उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगा। हमने 5 किलोमीटर के इलाके की इतनी मेहनत से जांच की, लेकिन कुछ हाथ ही नहीं लगा। लगता है अब हमें इससे आगे जाना चाहिए। वहां सीसीटीवी कैमरा होंगे जो अनामिका के बारे में कोई सुराग हमें दे सके। विजय ने बड़ी ही निराशा से कहा। प्रशांत, विजय ठीक कह रहा है। हो सकता है अनामिका सचमुच आगे कहीं जंगलों में छुपी हो। प्रिया ने कहा। नहीं नहीं नहीं। प्रशांत ने ना में सिर हिलाया और आगे बोला, नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत घायल थी और मुझे नहीं लगता कि वो इस हाल में 5 किलोमीटर के एरिया से ज्यादा दूर जा पाएगी। और अगर वो अपनी स्किन बदलने का सोचेगी तो उसे पहले एक जिंदा आदमी ढूंढना पड़ेगा और स्किन बदलने से पहले तंत्र मंत्र की सारी विधि करनी होगी।
जो स्किन बदलने में काम आती है, और वो तभी हो सकता है जब उसके पास पहले से ढूंढी हुई कोई सुनसान सुरक्षित जगह हो। विजय बोला, कोई नई जगह भी तो ढूंढ सकती है वो। नई जगह ढूंढने का वक्त नहीं है उसके पास। हो सकता है उसने पहले से ही कोई ठिकाना ढूंढ लिया हो, इसीलिए वो मॉल से सफाई वाली के कपड़ों में सीधा यहां पहुंची। लेकिन हमने 5 किलोमीटर के इलाके की पूरी जांच की है प्रशांत। प्रिया ने थोड़ा चिढ़कर बोली। तो क्या हुआ प्रिया, हमसे कोई कड़ी भी तो छूट सकती है। हाँ, हम ठंडे दिमाग से फिर से सोचेंगे। अभी चलते हैं वापस, प्रशांत ने गाड़ी घुमाते हुए कहा। प्रशांत विजय और प्रिया के साथ अपनी अंतिम संस्कार वाली दुकान पर वापस आया। अंदर प्यारेलाल अंकल कुर्सी पर ही मस्त खर्राटे मारकर सो रहे थे। मेनका पास ही बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। तीनों को आता देखकर मेनका ने प्यारेलाल को जगाते हुए कहा, पापा उठो, बहुत सो लिया आप, देखो सब लोग आ गए हैं। प्यारेलाल अंगड़ाई लेता हुआ उठा और पूछा, मिल गई वो चुड़ैल अनामिका, कहाँ है? तीनों ने उसे घूरा। प्रशांत चिढ़कर बोला, बाहर गाड़ी में बैठी है, आपका इंतजार कर रही है। बोल रही है प्यारेलाल जी को भेजो, साथ में 2-2 पैग मारेंगे। प्यारेलाल बोला, अरे वाह, मुझे लगा था उसे खाली खून पीने का शौक है। मेनका डांट कर बोली, पापा आप सो जाओ फिर से। तीनों के उदास चेहरों को देखकर मेनका सब समझ गई। वो बोली, क्या आज भी कोई सुराग नहीं मिला? प्रशांत ने सिर हिलाकर कहा, हमने इंडस्ट्रियल एरिया के 5 किलोमीटर की जांच की है और आगे भी सीसीटीवी कैमरे हैं, पर फुटेज में कुछ नहीं मिला। यह अनामिका बड़ी खतरनाक खिलाड़ी है। मेनका ने थोड़ी देर के लिए सोचा और अचानक कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मॉल से जो औरत निकली और बस में बैठी वो अनामिका थी ही नहीं? क्योंकि अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं कभी भी सीसीटीवी में आपके लिए कोई सुराग नहीं छोड़। वो शायद आपको गुमराह कर रही है। यह सुनकर प्रशांत को झटका लगा। उसने कहा, हो सकता है मॉल से निकलने से पहले और बस में बैठने के बीच उसने फिर कोई खेल खेला। वापस वो सब फुटेज चेक करते हैं विजय, चलो ऑफिस चलते हैं। प्रशांत, विजय और प्रिया उसी समय ऑफिस गए और वो मॉल वाले सीसीटीवी फुटेज को वापस जांच करने लगे। देखो ये वीडियो, वो मोटा आदमी बनी अनामिका मास्क लगाए गली से बाहर निकलती नजर आई। हाँ, और फिर जल्दी से दूसरी गली में घुस गई। विजय ने कहा, वो उस गली में कितनी देर रही विजय? अब हमें टाइम पर ध्यान देना होगा। सारे फुटेज का टाइम अब खास तौर पर नोट करते हैं। प्रशांत ने कहा, 1 मिनट देखकर बताता हूं। विजय सीसीटीवी फुटेज को आगे पीछे करके देखता रहा और पेपर पर कुछ नोट करता जा रहा था। फिर अचानक टेबल पर जोर से हाथ मारकर बोला, हाँ, अब आई बात पकड़ में। अब तक हमने टाइम को तो चेक ही नहीं किया था। वो उस गली में 10 मिनट तक रही। अब इतनी छोटी सी गली से बाहर निकलने में 10 मिनट लग ही नहीं सकते। इसका मतलब साफ है कि इस 10 मिनट में उसने अंदर कोई बहुत बड़ा खेल किया होगा। विजय बोला। यह सुनकर प्रशांत और प्रिया के होश उड़ गए। क्या था अनामिका का वो 10 मिनट का खेल? क्या अनामिका की ये चाल पकड़ पाएगा प्रशांत? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ